सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे एक बात करें तो गुप्ता एम्पायर ब्रह्मभट्टारा का क्या था। ये काउंसिल ऑफ पीस एंड कन्फ्लिक्ट को जो रिजोल्व करे वो था, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर था, चार्ज ऑफ ग्रैंडरीज था, या फिर दे अडॉप्टेड बाय गुप्ता। जो टाइटल अडॉप्ट किए जाते थे वो जो है ब्रह्मभट्टारा का उसको कहते थे। यस, जो टाइटल अडॉप्ट किए जाते गुप्ता किंग के द्वारा उसको ही हम बोलते थे ब्रह्मभट्टारा का। तो गुप्ता किंग पैटर्नाइज किया था ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, ये याद रखना, हिंदुइज्म को जो पैटर्नाइज करने वाले थे गुप्ता था। गुप्ता के टाइम पीरियड में हमारा आर्ट का बहुत ज़्यादा योगदान है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में उनके बारे में पढ़ा जाता है, वहीं से स्टार्टिंग मानी जाती है जितने भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की हमारी आर्ट एंड कल्चर में। इन अदर वर्ड द पीरियड विटनेस द एसेंडेंसी ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजियस जो बिलीव थे, जैसे वैष्णव सेविज्म, शक्ति वर्शिप जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हुआ। जो रूलर देमसेल्फ वर आर्डेंट वर्शिपर थे विष्णु के एंड एक्सेप्ट वैष्णवाइट, और ये जो वैष्णविज्म के ज़्यादा पक्षधार थे एंड लाइक ब्रह्मा बल्कि ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन मेडिवल इंडिया महामंडलेश्वरा टर्म ऑफन यूज्ड फॉर। ओके, महामंडलेश्वर जो एक टर्म यूज़ की जाती थी। पहले हम एक बार गुप्ता पीरियड के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ओके, गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। इनका टाइम पीरियड बताना 320 से लेकर 550 से 80 तक। ये डिक्लाइन क्यों हुआ? जैसे मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद यूनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया शैटर्ड हो गया, सेंट्रल अथॉरिटी डिसअपियर्ड होने लगा। तो फिर एक ट्रेंड देखा गया, गुप्ता रूलर 4th सेंचुरी एडी में आए। दैट दिस ट्रेंड वाज रिवर्स्ड बाय द इमर्जेंस ऑफ गुप्ता पीरियड इन द 4th सेंचुरी एडी। दे रूल्ड एक्सटेंसिव पीरियड विद द कैपिटल जो है पाटलिपुत्र था इनका। देयरफॉर द गुप्ता एज विटनेस किया ये पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। और इसके स्ट्रॉन्ग जो पावरफुल गुप्ता पीरियड के रूलर रहे हैं जैसे चंद्रगुप्ता फर्स्ट, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता सेकंड, सकंदगुप्ता रूल्ड ओवर एक्सटेंसिव एम्पायर। गुप्ता एज फुल ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी और यहाँ पे फाहिन भी आए थे एंड उन्होंने इशू किया था लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन। जिसने इशू किया था वो गोल्ड कॉइन थे एंड इनको दिनार कहा जाता था। दिनार याद रखना। गुप्ता रूलर जो है पैटर्न किया था आर्ट एंड आर्किटेक्चर को। सुभद्रा गुप्ता के यहाँ पे प्लेइंग द वीणा एंड चंद्रगुप्ता सेकंड क्रेडिट किया जाता है 9 लुमिनरीज, मतलब यहाँ पे 9 यूथ, मतलब जो लुमिनरीज का मतलब ग्रेट पर्सनैलिटी इन दैट ऑफ वेरियस फील्ड। चंद्रगुप्ता याद रखना, चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे ये सब हुआ था एंड चंद्रगुप्ता बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। ऐसा भी माना जाता है उनको कि कोई हरा नहीं सकता। हरिसेना ने भी इनके बारे में कुछ लिखा था। ड्यूरिंग द गुप्ता एज पीरियड इमेज ऑफ बुद्धा जो है वर फैशन एट सारनाथ मथुरा में लगाई गई। बट द फाइनल स्पेसिमेन जो गुप्ता बुद्धिस्ट आर्ट का गुप्ता टाइम में देखा हुआ जनता पेंटिंग के दौरान। दिस पेंटिंग कवर द पीरियड फ्रॉम द 1st सेंचुरी BC टू द 7th सेंचुरी एडी। गुप्ता टाइम में जो गुप्ता एज था वो रिमार्केबल था प्रोडक्शन ऑफ सेकुलर लिटरेचर, फॉर एग्जाम्पल कालिदास का एंड बिलोंग टू दिस वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत लिटरेचर। रोट ना अभिज्ञानम शकुंतलम विच इज़ वेरी हाईली रिगार्डेड इन वर्ल्ड लिटरेचर। तो ये कालिदास की तरह और ये पैटर्नाइज किया गया था गुप्ता एज में ही। और यहाँ पे रामायण महाभारत भी लिखी गई एंड 4th सेंचुरी एडी के राउंड ही। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो आर्यभट्ट यहाँ से जो सिस्टम डेसिमल सिस्टम का यहाँ पे ईजाद हुआ एंड 5th सेंचुरी एडी में लबा सजेस्ट किया डेसिमल सिस्टम नोन इन इंडिया। द गुप्ता एज जो है हमारे डिस्टिंग बिटवीन बाय देयर वर्क इन आयरन एंड ब्रोंज, फॉर एग्जाम्पल आयरन पिलर फाउंड इन मेहरौली इन दिल्ली। ऐसा माना जाता है कि उस पर कभी जंग नहीं लगता है। हम इट वाज नोट दैट द गुप्ता एज डिड नॉट विटनेस प्रोग्रेस इन द सोशल डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो चंडालाज था वो बाहर रहना पड़ता था। सती यहाँ पे प्रेवलेंट थी और मतलब कि यहाँ पे सिचुएशन जो बुरी हो गई थी वुमेन के लिए एंड चंडाला। और पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कब से मतलब जो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। चंद्रगुप्त का रेंज जो है आपको लाइट ग्रीन में दिख रहा होगा, ऑरेंज कलर में समुद्रगुप्ता पूरा आपका देख सकते हैं पाला चोला किंगडम में भी पहुंच गया था। एंड चंद्रगुप्त सेकंड का अगर हम बात करें तो ये ग्रीन में है, उन्होंने इसको बढ़ाया था। गुजरात का एरिया एंड इन द सेंट्रल एरिया मगधा वाला रीजन इज़ इन द कंट्रोल ऑफ द समुद्रगुप्त सेकंड। बात करें विष्णुगुप्ता ने इसकी जो स्थापना की थी, उनको महाराजा टाइटल दिया गया था। घटोत्कच उनके पुत्र थे समुद्रगुप्ता है, उन्होंने गुप्ता एरा का यहीं से स्टार्टिंग मानी जाती है एंड इन्होंने महाराजा धीराज की जो टाइटल है उसको लिया था और प्रोमावर्धन ही उसको कहा जाता था। समुद्रगुप्ता की बात करें तो नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, किसके द्वारा कहा गया VM स्मिथ के द्वारा। एंड चंद्रगुप्त सेकंड नवरत्न यहाँ पे रहते थे और इन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। कुमार गुप्ता फर्स्ट की बात करें तो इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी, ऑल्सो कॉल्ड द शंकरादित्य भी कहा जाता है। सकंद गुप्ता की बात करें तो ये वैष्णवाइट थे और इन्होंने मतलब जो गुप्ता थे उन्होंने वैष्णवाइट को ज़्यादा ही पैटर्नाइज किया है। एंड विष्णुगुप्ता लास्ट रूलर ये माने जाते हैं गुप्ता पीरियड के। गुप्ता एम्पायर कहाँ से कहाँ तक सन ऑफ घटोत्कच ये एक्वायर किया, ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल हिस्ट्री है। गुप्ता पीरियड की ये देख सकते कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंशन था इनका, ये तो मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन मुझे जो देखना था वो यहाँ पे मुझे नहीं मिला। ओके, जो 9 एलुमिनरी की बात करते हैं तो अमर सिम्हा था जो संस्कृत लेक्सिकोग्राफर थे, मतलब जो डिक्शनरी वगैरह बनाते थे एंड इनमें वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा आती थी। धनवंतरी के ग्रेट फिजिशियन थे। हरिसेना जो है पिलर इंस्क्रिप्शन इलाहाबाद में उनके बारे में बताया गया है। प्रयाग प्रोसेस से रिलेटेड है एंड ये जो है पोइट्री में बहुत अच्छे थे एंड डिस्क्राइब दिस नोबल एज यू प्रोटेक्ट ऑल दिस अर्थ। देन कालिदासा की बात करें तो आप ही जानते हैं कालिदासा के मॉडल पोएट थे एंड पियरलेस जीनियस हमारे इनके वर्क देखा जाता है और इन लैंग्वेज बहुत अच्छे थे।
थे। और वन ही शुड नोट दैट रविंद्रनाथ टैगोर नॉट ओनली प्रोपोगेट द वर्ड कालिदास बट ऑल्सो एक्सप्लेन द मीनिंग एंड फिलोसफी दैट मेड इन मॉडल पोएट। देन है कहाँ पंका एक एस्ट्रोलॉजर थे। देन शंकु की बात करें तो ये फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर में बहुत अच्छा काम करते हैं। देन विक्रम ही विरामीरा जो है उज्जैन से बिलोंग करते थे। ही रोट 3 इंपॉर्टेंट बुक जैसे पंचदिक्कांतिका, भिरात संहिता एंड भिरात जातका जो है इनके द्वारा लिखी गई थी। ये जो है समरी है 5 अर्ली एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम इंक्लूडिंग द सूर्य सिद्धांत अनदर सिस्टम डिस्क्राइब बाय हिम। ओके, वरुचि की बात करें, वरुचि नेम है अनदर जैन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यहाँ पे रहा जाता है ग्रामीण संस्कृत स्कॉलर थे। सम स्टूडेंट हैव आइडेंटिफाइड हिम विद कात्यायना और इनका जो नाम है वरुचि कात्यायना से रिलेट करते हैं। वरुचि सेट बी ऑथर ऑफ द प्राकृत्य प्रक्षक ऑथर मानी जाती है। देन आते हैं वितल भत्ता मैजिशियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन मेडिवल इंडिया महामंडलेश्वर वॉज टर्म ऑफन यूज फॉर। ओके, महामंडलेश्वर जो टर्म ऑफन किसके रिगार्डिंग यूज़ किए, जो सामंता थे महामंडलेश्वर हु गेन पावर एंड वेल्थ टू ओवर पार देयर लॉर्ड। नंबर 2 में किंग हु अंडरटेक एन ओवरसीज एक्सपीडिशन। नंबर 3 प्रीस्टली हु परफॉर्म द मोस्ट अश्वमेध सेक्रीफाइसेज एंड पैट्रन ऑफ टेम्पल विद द सेवरल डाइटी। तो बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। सही की बात करें तो यहाँ पे ए सही है। सामंता जो पावर एंड वेल्थ को जो है गेन कर लेते थे अगेंस्ट जो लॉर्ड होते थे, ठीक है, तो महामंडलेश्वर उनको कहा जाता था। हम अपने नाम से ही देख सकते हैं। बाय द 17th सेंचुरी देयर वाज अ बिग लैंडलॉर्ड होते थे वेरी चीफ एट डिफरेंट रीजन ऑन द सब कॉन्टिनेंट एग्जिस्टिंग किंग ऑफर एक्नॉलेज देम एज द सबऑर्डिनेट और समांतर। देवर फोन की कभी इनको गिफ्ट दिया जाता था किंग के द्वारा बी प्रेजेंट इन देयर कोर्ट एंड प्रोवाइड देम विद देयर मिलिट्री सपोर्ट। समांता गेन पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर देमसेल्फ कि वो जो महासमांता बन गए हैं या फिर वो इंडिपेंडेंट बन गए हैं। महामंडलेश्वर इसी को यूज़ करने के लिए डिनोट करने के लिए सिचुएशन को यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिससे फॉलोइंग जो है बैटल ऑफ प्लासी के रिगार्डिंग सही है। ये रिजल्ट हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी लीडिंग ग्रेटर पावर टू एक्सट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कंसोलिडेट ऑफ इट्स प्रेजेंस इन बंगाल। ओके, ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के रीज़न की बैटल ऑफ प्लासी रीज़न था ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ग्रेटर पावर एक्सट्रैक्ट करना चाहती थी रेवेन्यू की कंसिडर में एंड देन प्रेजेंस अपने बंगाल में बढ़ाना चाहती थी। इट रिजल्ट इन IAC ग्रेटर मिलिट्री माइट विच अलाउड देम टू पुश अदर यूरोपियन कॉलोनी। और ये भी चाहते थे कि जो अदर यूरोपियन हमारी कंट्री में आ रहे थे तो उनको धकेला जाए और वहाँ पे ब्रिटिश का आधिपत्य रहता। पता नहीं कौन सा सही था, दोनों के दोनों स्टेट सही है। पहली बात तो बताना होना चाहिए बैटल ऑफ प्लासी 957 में लड़ा गया था। बैटल ऑफ प्लासी वाज इंस्टीट्यूट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल ऑफ नवाब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस इज जस्ट टू बी वन ऑफ द पाइटल बैटल मानी जा सकती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाय द कॉलोनियल पावर। जो ब्रिटिश डिसाइड किया कि इन्फ्लुएंस ओवर द नवाब एंड कंट्री विल एक्वायर सिग्निफिकेंट कंसेशन रेवेन्यू से रिलेटेड ट्रेड से द ब्रिटिश फर्दर यूज दिस रेवेन्यू टू इंक्रीज द मिलिट्री माइट ताकि यूरोपियन अदर कॉलोनियल पावर है वो यहाँ पे ना आए। जैसे डच हो गया साउथ एशिया में वो चले गए इसी वजह से। और डच के साथ और जो इंग्लिश थे उनका एक युद्ध भी हुआ था, उसका बेदारा नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में है। इन्होंने इट इज़ फाउंड इन कलकत्ता बाय भिखाजी कामा। ओके, थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो भिखाजी कामा के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इनका रेट बताना है पहली बात तो ये। इसका एम था कि हम किस तरीके से जो एंशिएंट रिलीजियस एंड फिलोसफी है उनको स्टडी किया जा सके। सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है एज अ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मानी जा सकती है एज अ कैटलिस्ट इन द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी। तो मैंने कौन सा गलत है, तो फर्स्ट एंड थर्ड गलत है। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्योंकि सेकंड सही है कि जैसे ये जो है पढ़ना चाहते थे हमारी रिलीजियस क्या इसमें अच्छी बात दी गई है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात की तो न्यूयॉर्क में 1957 में ये HP ये याद रखो न्यूयॉर्क में 1875 में मतलब 10 साल पहले जब हमारा INC बना था उससे 10 साल पहले आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी थी। ये मैडम HP ब्लवाट्स्की रशियन लेडी थी, उनके द्वारा बनाई गई थी। द मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम किस तरीके यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन जो पूरे देश में है पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन में इसको प्रमोट किया जा सके। इंडिया स्टेब्लिश द हेडक्वार्टर मद्रास में 1882 में हमारे यहाँ पे फिर इसका हेडक्वार्टर पे पहुँच गया। लेटर 1893 तो एनी पेशेंट हमारे यहाँ पर आई हैं लीडरशिप इस सोसाइटी की एंड डेथ ऑफ वोलकोट की जब डेथ हो गई तो ये हमारे यहाँ पे आई। एनी पेशेंट फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू स्कूल ऑल्सो अलॉन्ग विद द मदन मोहन मालवीय एट बनारस। मतलब मदन मोहन मालवीय से साथ मिलकर हिंदू स्कूल कॉलेज की भी उन्होंने स्थापना की हिंदू स्कूल विच लेटर डेवलप बाय द BHU ही जिसके बाद में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रुक्मिणी देवी सांची सारनाथ एंड सासाराम। ओके, जो ये प्लेसेस है जैसे रुक्मिणी यहाँ पे पहली बात तो बहुत ज़्यादा पिलर पाए गए हैं। ओके, तो ये पूछा गया था रुक्मिणी देवी सांची सारनाथ एंड सासाराम ये पिल क्या है ये। दे आर द मेजर रोक एडिट ऑफ अशोका। नंबर फर्स्ट दे आर क्रिएट इन कैपिटल ऑफ द महाजनपद। नंबर थर्ड दे आर सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ से डिस्कवर हुई है। यहाँ पे अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं तो यहाँ पे ये सही है, पिलर पाए गए हैं। अशोकन पिलर ही ऐसे होते हैं और एडिक्ट होते हैं रोक से काट के जो कुछ लेफ्ट ओवर बच जाता है तो उसको हम एडिक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन पिलर पाया गया तो D यहाँ पे सही है। अशोक पिलर के बारे में अगर नहीं दे रखा हो तो हम पूरा जानेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। ओके, तो मेजर रोक एडिट कहाँ पे है। पहली बात तो 13 मेजर रोक एडिट है, माइनर रोक एडिट है, देन पिलर इंस्क्रिप्शन। पहले पिलर पे चलते हैं।
पीरियड टोपरा है जो यहाँ पे दिल्ली में ही है, मेरठ है। देन रुक्मिणी देवी इन बिहार, रामपुरा, लोरिया, नंदागढ़, डोलिया राज, पाटलिपुत्र, सारनाथ, सासाराम, अहुरा, कौशाम्बी, गुजारा एंड सांची में पाए जाते पिलर। और बात करें कि मेजर रॉक एडिट कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, देन मनशेरा, शाहबजागी, तक्षशिला, कंधार, काशी। काशी के बाद आपका आता है शिशुलगढ़ एंड देन आता है जोगुड़ा, कलिंगा के यहाँ पे सुपारा। देन है गिरनार की खाड़ी भी खास है। देन सन्नति। देन माइनर की बात करें तो साउथ में बहुत ज़्यादा है, गवी, पाली, कुंडा, देन दिल, राजूला, निट्ठूर, ब्रह्मागिरी, देन सिदार, जगती, रामेश्वरम। हम इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, तो बस हम थोड़ा सा और देखेंगे इनके बारे में। जो मेजर रॉक एडिट है, माइनर रॉक एडिट एंड पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। तो आप देख सकते हैं पिलर दिखते कैसे हैं। पहली बात तो ये इस तरीके से पिलर हैं और कहाँ कहाँ पे 6 पाए गए हैं, पहले तो याद रखना है। बिन फाउंड एट कौशाम्बी कहाँ पे है, इलाहाबाद में एंड टोपरा न्यू दिल्ली, नाउ दिल्ली में है। मेरठ की बात करें तो दिल्ली में है फ़िलहाल जो लोकेशन है, लेकिन मेरठ यूपी में था। देन है लोरिया राज, लोरिया, नंदागढ़ एंड रामपुरा चंपारण में है, मतलब बिहार में है। 7th सेंचुरी दिल्ली टोपरा पिलर भी यहाँ पे था। दीज पिलर एक्ट इंक्लूड अशोका प्रिंसिपल प्रोटेक्शन, किस तरीके पीपल को प्रोटेक्शन करना है, तो इस वजह से बनाए जाते थे। बनाए क्यों जाते थे, डिफाइन करने के लिए, धम्मा को एबोलिश करना जो सीन और हार्नेसेस हमारी सोसाइटी में थी, डील करना ड्यूटीज़ क्या क्या गवर्नमेंट ऑफिशियल की है उनको बताना, या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल की जो पीपल है किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल की। लिस्ट ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स दैट शुड नॉट बी किल्ड ऑन द डेज एंड सम अदर एनिमल ऑफ एनी विच कैन नॉट बी किल्ड ऑन एनी ओकेजन। मतलब क्या कि यहाँ पे डिटेल होता था कि कौन से एनिमल को कब मारा जा सकता है, कब बिल्कुल नहीं मारा जा सकता। कुछ ऐसे एनिमल थे जहाँ पे बिल्कुल ही नहीं मारा जा सकता था। वर्क डन बाय अशोका बाय धम्मा पॉलिसी से यहाँ पे बताया जाता है। टेस्टिमल रेडी करते थे ये, और ये जैसे यहाँ पे ये सारनाथ का है, वैशाली के अंदर ये लिया गया है। देन फ्रंट व्यू ऑफ द सिंगल लाइन कैपिटल एंड वैशाली का है ये, और यहाँ पे सिर्फ एक ही शेर है, लेकिन हमने सारनाथ से लिया, वहाँ पे 4 शेर है, राइट। द मोस्ट सेलिब्रेटेड कैपिटल सारनाथ के अंदर यूपी में एम्परर अशोका, ये आते हैं सारनाथ यूपी में है। 4 लोयन आर सीटेड बैक टू बैक एट प्रेजेंट कोलम रिमेन इन द सेम प्लेस वेयर एंड द लोयन कैपिटल जो है सारनाथ का म्यूजियम बना दिया गया है। दिस लोयन कैपिटल ऑफ अशोका फ्रॉम, इतना नहीं पढ़ते हैं, बस ये देखते हैं कहाँ कहाँ पे। पिलर एट इलाहाबाद में भी है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन था अशोका का। लेटर डिप्टी समुद्रगढ़ एंड जहांगीर ऑल्सो इट क्लियर फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन दैट द पिलर वाज फर्स्ट इरेक्टेड एट कौशाम्बी एंशिएंट टाउन जो 30 किलोमीटर था इलाहाबाद से, विच है द कैपिटल ऑफ कोशाला किंगडम। एंड फिलहाल मुस्लिम रूलर आए तो फिर उनके द्वारा भी यहाँ पे इसमें कुछ ऐड ऑन किया गया। द पिलर इज नाउ लोकेटेड इनसाइड द इलाहाबाद फोर्ट विच इज द रॉयल पैलेस बिल्ड इन द 16th सेंचुरी बाय अकबर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा यमुना रिवर। मतलब कि गंगा यमुना रिवर इलाहाबाद फोर्ट है, वहाँ पे ही अकबर के द्वारा यहाँ पे इसको रख दिया गया है। और एज अ फोर्ट इज बाय द इंडियन आर्मी क्लोज टू द पब्लिक एंड स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड टू, कि हम ऐसी करना चाहते हैं तो इस पिलर को तो आर्मी की यहाँ पे परमिशन लेनी होती है। एंड लोहरिया राज में 23 में बेटा वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। इलेक्टिंग द पिलर रीडिस्कवरी यहाँ पे चल रही है, जैसे यहाँ पे देखो ये पाए गए हैं रीडिस्कवरी सारनाथ में इस तरीके से टूटी हुई अवस्था में पाए गए। देन स्तूपा है, स्तूपा बोध गया। ओके, बस इतना ही जानना है। एडिट के बारे में और जान लेते हैं थोड़ा सा। अशोका के एडिट की बात करें तो वो कहाँ कहाँ पे फैले हैं। पहली बात बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान तक भी फैले हुए हैं, राइट। एंड ये बुद्धिज़्म को प्रमोट करने का काम करते हैं, और आपको पता होगा कि बुद्धिज़्म को ज़्यादा ही पैटर्नाइज किया गया था अशोका के द्वारा। इवन एडिट ऑफ अशोका तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जस्ट अ मिनट, डेसिफर की बात करें तो ये जो ब्रिटिश आई थिंक प्रिंसेप के द्वारा इनको डेसिफर किया गया। एडिट की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से हैं। माइनर अशोक एडिट ग्रीक, प्राकृत, अरामिक में लिखा गया है। माइनर पिलर एडिक्ट की बात करें तो क्वीन एडिक्ट, रुमना देवी एडिक्ट। मेजर रॉक एडिक्ट 14 है, उड़ीसा में, प्राकृत और ग्रीक में लिखे गए हैं। मेजर पिलर एडिक्ट की बात करें तो 7 है। इवन इसको जो 6 भी कहा जा सकता है। जनरल कंटेंट की बात करें तो, लेकिन मुझे माइनर रॉक एडिक्ट कहाँ कहाँ पे हैं ये तो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। माइनर मैप ऑफ इंडिया माइनर एडिक्ट। देखो सासाराम की हमने बात की थी, गुजराम, भीरत, भारापुर, भारूच, अहुरा, नहीं भाबुर है ये, सॉरी, सारा मारू, देन रूपानाथ। और यहाँ पे थोड़े थोड़े हैं जैसे राजामंडगी और सीतापुर, मस्सेकी, मुडेगम, निकतू, तो यहाँ पे काफ़ी दे रखे हैं। बट मैं एक बार ना लिस्ट देखना चाहती थी, और मैं आपको बता दूँ, देखो आपको ये जो पूरा का पूरा, ओ गॉड, ये बार बार खुल रहा है यार। ओके, तो हम ए भगवान अशोका इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे थे रॉक एडिट में। इनको जो डेसिफर किया गया था वो ब्रिटिश जेम्स प्रिंसिप 1937 आई थिंक सो, ये कॉलोनी एडमिनिस्ट्रेटर थे। इन्होंने फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने डेसिफर किया था
अशोका के रोक एडिट। ये अशोका इंस्क्रिप्शन आर द फर्स्ट टेंजिबल एविडेंस ऑफ बुद्धिज्म की इन्होंने पैट्रोनाइज किया था। अशोका इंस्क्रिप्शन की बात करें तो कितने पार्ट में पाए जाते हैं, तो पिलर है, पिलर की फॉर्म में, देन है मेजर एडिक्ट, देन माइनर। पिलर एडिक्ट के बाद ये 7 इन नंबर है। टोटल टाइप ऑफ स्टोन्स यूज किए जाते हैं, जैसे स्पॉटेड वाइट सैंडस्टोन यहाँ पे मथुरा में यूज़ किया गया है। बफ कलर सैंडस्टोन एंड क्वार्टजाइट जो अमरावती में पाए गए हैं। तो मथुरा में जो है आपका वाइट सैंडस्टोन है। बल्कि जो अगर आप पढ़ते होंगे बुद्धिस्ट के बारे में कि जो बुद्धिस्ट की फ़ोटो है अमरावती में पाई गई है, हमेशा से वाइट कलर के मार्बल से बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अजीब हो गया, उल्टा हो गया, राइट। द पिलर आर मोनोलिथिक, यस, ये पिलर जो है मोनोलिथिक होते थे। दे आर फाउंड फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेज लाइक अफगानिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान में दिल्ली, वैशाली, चंपारण, सारनाथ, इलाहाबाद, अमरावती, सांची, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। फ्रेगमेंट जो है सेम एडिट कार्ड डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेज पे पाए गए हैं। एंड मैनी पिलर जो है 50 मीटर हाई है एंड उनका जो वेट है वो भी बहुत ज़्यादा है। दिस पिलर डिपिक्टेड एनिमल, और इन्होंने क्या डिपिक्ट किया, एनिमल सच एज एलिफेंट हो गया, लॉयंस हो गया, व्हील्स एंड लोटस है, जो बुद्धिज़्म को सिग्निफिकेंट सिंबल है बुद्धिज़्म में, वहाँ पे मतलब पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है। अशोका एडिट फर्स्ट की बात करें तो अशोका प्रिंसिपल कि वो किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं पीपल को। और हमारा आर्टिकल शेड्यूल 1 में क्या गया, हमारी यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया। पिलर सेकंड और पिलर एडिक्ट धर्मा के बारे में, धम्मा क्या आपका धर्मा क्या है, ठीक है, धर्मा एक ही है। पिलर एडिक्ट थर्ड की बात करें तो प्रोवाइडिंग प्रैक्टिस ऑफ क्रूजिटी, अच्छा कौन से सिन हैं, हार्शनेस है, प्राइड, एंगर, यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। फोर्थ की बात करें तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द राजू के, मतलब कि राजू काज के बारे में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फोर्थ में बताया गया है। फिफ्थ की बात करें तो लिस्ट ऑफ एनिमल एंड बर्ड, जिसमें वो आप हंट नहीं कर सकते, किल नहीं कर सकते हैं। धम्मा पॉलिसी स्टेट की, मतलब पूरा का पूरा स्टेट माने जो अशोका के जो टेरिटरी को कंट्रोल कर देता है उसको पूरे को स्टेट में डिवाइड किया, तो हर एक स्टेट का कुछ ना कुछ धर्मा पॉलिसी है, उसको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई। देन पिलर एडिक्ट 7th में अशोका वर्क फॉर फुलफिलिंग धर्मा टॉलरेंस फॉर ऑल सेक्ट, क्या अशोका क्या वर्क कर रहे हैं, धर्मा टॉलरेंस फॉर ऑल सेक्ट के, तो ये 7th में पाए गए हैं और ये आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट में मैं दोबारा बोल दे रही हूँ, अशोका प्रिंसिपल प्रोटेक्टिंग द पीपल, सेकंड में धम्मा, नंबर थर्ड में अवॉइड पीपल ऑफ रिलेटिशन, हार्शनेस, प्राइडनेस एंड एंगर अमंग सब्जेक्ट। फोर्थ की बात करें तो राजूकाज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो राजूकाज के बारे में पता होना चाहिए ना। ओके, राजूकाज क्या होते थे, प्रोविंशियल, जैसे आज के टाइम के मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिशियल ड्यूरिंग द प्रोविंशियल में पाया जाता है राजूकाज। जैसे आज के सिविल सर्वेंट है वहीं के, ये कह सकते हैं आप, तो राजूकाज को सिविल सर्वेंट के कैटेगराइज कर देना इक्वली। देन एडिट की बात करें तो मेजर रोक एडिट में जो प्रोहिबिट करना है एनिमल स्लॉटर, पहला यही है बैन होना, नंबर सेकंड में। और ये जो पोलर एडिक्ट तो यहाँ पे फर्स्ट है और यहाँ पे 5th है। पिलर एडिक्ट पिलर में 5th है कि हम सर्टेन एनिमल को मार नहीं सकते, लेकिन एडिक्ट की बात करें तो ये है कि पहले ही एनिमल का स्लॉटर नहीं करते हैं। तो फर्स्ट एंड 5th शेयर में केयर फॉर मैन एंड एनिमल, जो आपका पंड्या, सतपुरा एंड केरल प्रदेश, साउथ इंडिया में भी इसका पाया गया है, तो यहाँ पे मेजर एडिक्ट सेकंड में पाए गए हैं। मेजर एडिक्ट थर्ड की बात करें कि हम जेनरसिटी ब्राह्मण के रिगार्डिंग युक्ताज एंड परदेशिकाज एंड राजूकाज हु वुड गो एवरी 5 ईयर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस एम्पायर टू स्प्रेड धम्मा। ओके, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी राजूकाज को, युक्ताज को, परदेशिकाज को कि वो हर 5 साल में, जैसे आज के टाइम में होते हैं इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के जब इलेक्शन हो रहे थे तो जितने भी MP MLA हैं हर स्टेट में, हर गली में, हर चौराहे पे जाते हैं, 5 साल बाद ही जाते हैं ना। तो सेम सिचुएशन इज हेयर कि थर्ड में ये बताया गया है कि युक्ता से राजूकाज धम्मा की पॉलिसी को स्प्रेड करने के लिए वहाँ पे जाए। मेजर रोग एडिट की फोर्थ की बात करें तो धम्म घोषा, साउंड ऑफ धम्मा, राइटिनेस ओवर बैरी घोषा, साउंड ऑफ वॉर। ओके, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो बैरी घोषा साउंड ऑफ वॉर एंड धम्मा घोषा, ओके, अब क्या सही है या गलत है, और क्या साउंड ऑफ मतलब क्या वॉर क्या कहता है, मतलब जो वॉर की पॉलिसी हर एक राजा जो है टेरिटरी को एक्वायर करने के लिए वॉर करता है। एक है राइटनेस कि आप दूसरों को कह दीजिए कि हम आपका राजा छीनने वाले हैं, अगर वो खुद देते तो दैट इज गुड, अगर नहीं देते हैं तो आपके ऊपर वार कर देते। तो यही बात बताने की कोशिश की, राइट और रॉन्ग में और वार में क्या डिफरेंसेज है, तो ये रोक एडिट 5th में बताए गए हैं। वेल 4th में मेजर एडिक्ट 5th की बात करें तो अबाउट धम्मा महामंत्राज टॉक अबाउट द ट्रीटिंग स्लेव राइट। ओके, यहाँ पे 5th में बात करें तो स्लेव्स जो होते हैं, बॉन्डेड लेबर जो होती है, उसको किस तरीके से राइटली हम उसको भी ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ऑल राइट ही इज़ अ ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे। देन रोक एडिट 6th की बात करें तो किंग डिज़ायर टू नो अबाउट हिज पीपल कंडीशन। 6th में ये बताया गया है कि जो राजा है वो भी जो पीपल की कंडीशन है उसको जानना चाहते हैं अबाउट वेलफेयर मेजर, और इसमें बताया गया है कि इसको कंप्लीट करने के लिए सुदेशी को तो वेलफेयर मेजर जो भी ले गए हैं वो बताए जाते हैं ताकि ये जो है अवेयरनेस फैले। 7th की बात करें टॉलरेंस ऑफ ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 7th की, हर एक रिलीजन को टॉलरेंस देना। देन बात आती है 8th की, अशोका फर्स्ट विजिट टू बोध गया। 8th में ये बताया गया है कि वो बोधि ट्री जो फर्स्ट धर्म यात्रा थी वो अशोका की, वो 8th पिलर में बताई गई है। 9th की बात करें कंडेम पॉपुलर सेरेमनीज,
उन्हें जितने भी अश्वमेध यज्ञ वगैरह होते हैं, तो जितने भी रिचुअल होते हैं हिंदुइज्म में या फिर कोई और में भी, तो उसको जो है कंडेम करने की कोशिश की। 10th की बात करें तो डिसअप्रूव द इंडिविजुअल डिज़ायर फॉर फेम एंड ग्लोरी एंड इंसिस्ट ऑन धर्मा। ओके, यहाँ पे कहा है कि फेम एंड ग्लोरी के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपने आप को राइटलीनेस प्रूव करना चाहिए, अपने धर्म को फॉलोअप करना चाहिए। देन बात आती है मेजर रोक एडिक्ट 11th की, तो इलाबोरेट किया है धम्मा का मतलब क्या है, इलाबोरेट ऑन धम्मा। देन बात आती है 12th की टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन एंड सेक्ट, हमें हर एक रिलीजन, तो यहाँ पे 12th में भी आ गया, एक 7th में भी यही था शायद, टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन, एंड इसी को रीट्रेट किया गया है 12th में। बात आती है 13 की, मेजर रोक एट 13 मेंशन करता है कलिंगा के वार को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेंशन अशोक धम्मा विक्ट्री ओवर ग्रीक, और यहाँ पे एक और चीज़ बताई जाती है कि धम्मा विक्ट्री, धम्म से मतलब धर्म से ग्रीक किंग ओथियोकस ऑफ सीरिया के साथ विक्ट्री गई थी। टोलमी ऑफ इजिप्ट की बात की गई है, मेजिस ऑफ साइरेन, एंटीजियस ऑफ मैकेडोन एंड अलेक्जेंडर ऑफ एपेरस ऑल्सो मेंशन पंडिया चोला एक्सेट्रा। और बात करें 14 की, तो इंग्रेविंग इंस्क्रिप्शन सोल्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। ओके, कौन कौन से इंस्क्रिप्शन अलग अलग पार्ट में, ये बताने की पूरी लिस्टिंग है या बिब्लियोग्राफी कह सकते हैं। माइनर रोक एडिट जो है 15 रोक अक्रॉस द कंट्री एंड इन में पाए गए हैं। अशोका यूजेस हिज नेम ओनली इन 4 ऑफ दीज प्लेसेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोका ने 4 जगह ही, जो माइनर रोक एडिट का पार्ट है उसमें 4 जगह अपने नाम को बताया गया है, जैसे मस्की कह सकते हैं, ब्रह्मागिरी कर्नाटका में, गुजरा मध्य प्रदेश में, नेटूर आंध्र प्रदेश में, एंड मस्की। लैंग्वेज कौन कौन सी यूज़ की गई है अशोका इंस्क्रिप्शन में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ एम्पायर द मगधी लैंग्वेज, ईस्टर्न पार्ट में मगधी लैंग्वेज है, और लिखी किस में गई है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट सबसे ओल्डेस्ट मानी जाती है। इवन आई थिंक संस्कृत भी ब्रह्मी स्क्रिप्ट में ही लिखी जाती है। इन वेस्टर्न पार्ट में बात करें तो मौर्य एम्पायर, प्राकृत और खरोष्टी, क्योंकि यहाँ पे खरोष्टी जो है ईरान या पर्शियन लैंग्वेज में ज़्यादा यूज़ होती है, तो वहीं से इन्फ्लुएंस था इनका। मेजर रोक एडिट जो 13 है, जो कलिंगा के वार के बारे में बताया गया है, तो इसमें ग्रीक एंड अरामिक को यूज़ किया गया है। मेजर रोक एडिट की बात करें तो 6 में चलते हैं हम एक बार। मेजर रोक एडिट 6 शायद इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे किंग डिजायर टू नो अबाउट हिज पीपल कंडीशन, वेलफेयर की बात की जा रही है। ओके, बील आउट द गोड स्पीकर 12 year after my coronation I started to have Dhamma edict written for the welfare and happiness of the people and so that not transgressing them they might grow of the Dhamma। मतलब आपको ये याद रखना है, यहाँ पे बस सिंपल वेलफेयर की बात बताई जा रही है, और ये बड़प्पन दिखाता है उस वक्त के राजाओं का, क्योंकि उस वक्त आर्टिस्टोग्राफी और डिस्पोटिक रूलर पाए जाते थे, तो अगर कोई अलग काम करता है तो वो एक रीज़न बन जाता है आपको पढ़ने का, और आपको उनको पढ़ना है, उनके काम को पढ़ना है, ना कि उनको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एंशियंट इंडिया कुटाग्रशला रेफर किया जाता है एक प्लेस को जहाँ पे चिल्ड्रन ऑफ हाई ब्राह्मण फैमिली वर गिवन एजुकेशन। ओके, कुटाग्रशाला मतलब कुटी आज सुना होगा कि जहाँ पे हरमेंट वगैरह रहते हैं, आज भी बुट को कुटी ही बोला जाता है, तो कुटाग्रशाला की बात की जाइए। और प्लेस जहाँ पे ट्राइब पाई जाती है। नंबर 3 अ प्लेस वे डिबेट बिटवीन फिलोसफी टुक प्लेस। नंबर 4 में ननौदाबा। तो आपको पता नहीं कौन सा यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे भी कुटी जो फिलोसफी टेक प्लेस होती है, मतलब क्या है कि डिबेट होती है, उसको ही हम कुटाग्रशाला कहते हैं। कुटाग्रशाला लिटरली हट विद द पॉइंटेड रूफ, मतलब इस तरीके से बनता है पॉइंटेड रूफ। पोज इन रूफ वर ट्रैवलिंग मेडिकेशन हॉल्टेड डिबेट बिटवीन फिलोसफर टुक प्लेस हेयर। इफ फिलोसफर सक्सीड इन कन्विंसिंग वन ऑफ द राइवल, अगर वो जो फिलोसफर है कन्विंस कर देता है अपने राइवल को, द फॉलोवर ऑफ द लीडर बिकम हिज डिसिपल, तो वो जो है जिसको हराया गया है वो उसका डिसाइपल बन जाता है। तो कुटाग्रशा को आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफरेंट लीडर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ इंडियन स्पोर्ट टू ब्रिटिश वार एफर्ट इन द सेकंड वर्ल्ड वार की बात की जा रही है 1939 से लेकर 1945 में, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंट लीडर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ इंडियन सपोर्ट टू ब्रिटिश, यहाँ पे डिफरेंट व्यूज थे हमारे डिफरेंट लीडर की। तो गांधी जी ने एडवोकेट किया था कि अनकंडीशनल सपोर्ट देनी चाहिए अलाइड पावर को, नंबर 1 में। नंबर 2 की बात करें, देखो एक्सिस पावर एंड अलाइड पावर में आपको हमेशा से डिफरेंस है। एक्सिस का मतलब होता है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वे में, और अलाइड का पावर है कि आपको इसको वर्टिकल मान के चलना। एक्सिस पावर में आता है जर्मनी फ्रांस, जिसने जो वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट किया था, क्योंकि वो बिल्कुल फोरफ्रंट पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टली लड़ रहे थे, एंड अलाइड पावर उनको काउंटर करने के लिए वन अलाइड पावर आई थी, ठीक। गांधी ने एडवोकेट किया था अलाइड पावर में, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, और कह सकते हैं यूएसएसआर हो गया। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू एडवोकेट करते थे द आइडियल टाइम जो है सीडीएम का अभी फिलहाल है। तो बताना कौन सा यहाँ पे सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड, और तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट है, क्योंकि गांधी जी और नेहरू थे, दोनों की जो आइडियोलॉजी कुछ ना कहीं सेम थी, बट जो नेहरू जी थे वो थोड़ा लिबरल थे यहाँ पे, लेकिन गांधी जी कह रहे थे कि हमें बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी वर्सेज नाजिज्म एंड फासिस्ट के ऊपर जो ये लड़ाई है। तो देखते हैं गांधी जी हु हैड ऑल सिंपैथी फॉर ब्रिटेन इन दिस वार बिकॉज टोटल डिसलाइक फासिस्ट आइडियोलॉजी को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे। एडवोकेट अनकंडीशनल सपोर्ट अलाइड पावर को देने की बात की गई थी। ही सेड दैट ही वाज नॉट बाइंग टू इम्प्रेस द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वार, और वो ये चाहते थे कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को मतलब हारते हुए नहीं देख सकते। सुभाष बोस वो ये मानते थे कि यहाँ पे अभी सही टाइम है, सच एज आचार्य नारायण देव एंड जेपी नारायण की
सिविल डिसोबीडियंस को स्टार्ट कर देना चाहिए। जो हल नेहरू की बात करें तो वो नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ओपिनियन ऑफ गांधी और द सोशलिस्ट, ही एडवोकेटेड नो इंडियन पार्टिसिपेशन जो है नहीं जाना चाहिए। वे एट द सेम टाइम नो एडवांटेज वाज टेकन टू ब्रिटेन, लेकिन यहाँ पे एडवांटेज भी नहीं लेना चाहिए। ये सही है कि नाजिम फादर इज नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड पीस, बट वे ये भी नहीं कह रहे थे कि हमें जो ब्रिटिश है उनका साथ देना चाहिए, जैसे गांधी जी ने कहा था। एक बात है, फिर क्या हुआ कि जब गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस में और जवाहरलाल नेहरू में कुछ कंसेंसस नहीं बिल्ड हो पाया, तो जो CWC थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उन्होंने पास कर दिया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। वर्धा सेशन में ये सब किया गया था। 1942 की बात चल रही है। ओके, अगर मैं इनकी बात करूँ तो सबसे पहले 1940 में अगस्त ऑफर आया, जहाँ पे हमें डोमिनियन स्टेटस फर्स्ट बार देने की एक्सप्लिसिटली मांग की गई। नंबर 2 में अगस्त ऑफर आया तो वी आर नॉट हैप्पी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ किया। फिर यहाँ पे इंडिविजुअल सत्याग्रह करने के बाद फिर गवर्नमेंट थोड़ी एक्टिव, फिर उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजने के बाद फिर हमारे यहाँ पे कुछ और हुआ होगा। देन फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हमने स्टार्ट कर दी। फिर उन्होंने एक और कमीशन को भेजा, आई थिंक आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट थिंग, तो कोई बात नहीं, अगर मैं पढ़ूँगी ना तो बताऊँगी। मतलब ये एक रिएक्शनरी पॉलिसी थी उनकी। आई थिंक क्रिप्स के बाद वेबल आया होगा, होप सो। वेबल के बाद फिर INA रिवलरी होगी, उसको हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त ऑफर, ओके, प्रपोजल क्या था अगस्त ऑफर का? एक्सपेंशन करना वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, वुड हैव अ मेजॉरिटी ऑफ इंडियन। ओके, पहली मैथ में ये कहा गया था कि वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को मेजॉरिटी ऑफ इंडियन होंगे, एक्सपेंशन किया जाएगा वायसराय काउंसिल का। सेकंड में मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी सोलली इन इंडियन हैंड। नंबर 3 में फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया जाएगा विद द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटी। तो अगर हम बात करें अगस्त ऑफर की, जो 1940 में आया था, वो ठीक है। पता है क्या था? ये इससे कंसेंट ऑफ माइनॉरिटी के साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जाएगा, लेकिन वो भी फ्यूचर में, ये सही है। एक्सपेंशन ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल विच वुड बी है मेजॉरिटी ऑफ इंडियन। यस, ये थोड़ा बहुत उन्होंने सोलली मतलब क्या है कि कन्विंस करने की कोशिश की थी, बट उनके पास कोई प्लान नहीं था। नंबर 2 की बात ये बिल्कुल गलत है, इंडियन हैंड में तो कभी देना ही नहीं चाहेंगे। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है। तो अगस्त ऑफर की बात करें 1940 विच प्रपोज्ड डोमिनियन स्टेटस, पहली बात तो ये थी। एक्सपेंशन किया जाएगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। जितने भी आगे 1940 के बाद ये आए, उन्होंने सभी ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये कहा है कि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो एक्सपेंडेशन करेंगे। नंबर 1 तो ये है, और वेबल प्लान ने तो यहाँ तक कह दिया गया था कि वहाँ पर हम बिल्कुल 2 पर्सन को छोड़ दें, जैसे वायसराय जिसके पास वीटो पावर है, जिसके, और सेकेंड जो हमारा आर्मी का जो चीफ होता है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश रहेंगे, बाकी इंडियन कर दिया जाएगा। तो ये वेबल प्लान पे कहा गया था। सेटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द वॉर, यस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द वॉर किया जाएगा। हु डिसाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द सोशल एंड पॉलिटिकल एक्सेप्शन, जो हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी राइट को भी यहाँ पे रिस्पेक्ट किया जाएगा। नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट किया गया विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट था। देन बात आता है दिल्ली चलो मूवमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री एसोसिएटेड विद। ओके, दिल्ली चलो मूवमेंट का को नारा कब दिया गया था, कौन से मूवमेंट में? नंबर 1 में कि क्विट इंडिया मूवमेंट, नंबर 2 में इंडिविजुअल सत्याग्रह, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। आप यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट से जो है कन्फ्यूज हो सकते हो, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पे नहीं है, क्विट बल्कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है। दिल्ली चलो मूवमेंट जो है, दिल्ली चलो मूवमेंट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में ज़्यादातर प्रचलित हुआ था। इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज द रिजल्ट ऑफ द अगस्त ऑफर, और मतलब अगस्त ऑफर के जब फेल हो गए तो हमारा इंडिविजुअल सत्याग्रह आया। महात्मा गांधी ने इनिशिएट किया था इंडिविजुअल सत्याग्रह को टू अफर्म द राइट टू स्पीच। द डिमांड ऑफ द सत्याग्रह वुड बी फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट द वॉर थ्रू एंटी-वॉर डिक्लेरेशन। द गवर्नमेंट डिड नॉट अरेस्ट द सत्याग्रही और ही वुड नॉट रिपीट हिट। कितने सत्याग्रही को वो मतलब अरेस्ट करेंगे, ये भी तो देखो ना। देन दिल्ली चलो मूवमेंट, द गवर्नमेंट डिड नॉट अरेस्ट द सत्याग्रही और ही शुड नॉट बी रिपीट। तो दिल्ली चलो मूवमेंट जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट, आई थिंक यही होना चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद टेक अबाउट द चाइल्डहुड ऑफ द लॉर्ड कृष्णा फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, किस उपनिषद ने चाइल्डहुड जो लॉर्ड कृष्णा का है फर्स्ट टाइम बताया था? तो काथो मुंडका एंड जबाला, देन चंडोग्या उपनिषद। तो ये चंडोग्या उपनिषद है। आई थिंक ऐसा माना जाता है कि 120 उपनिषद है, लेकिन हमें 108 ही प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि हमें उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम पता है यहाँ पे कि 108 ठीक है मिल गए, जब तक हम 108 को नहीं पढ़ते तो हम वेदास को नहीं समझ सकते हैं। चंडोग्या उपनिषद में बात की है लॉर्ड ऑफ कृष्णा फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को रिगार्डिंग अशोकाधम्मा। अशोकाधम्मा के बारे में, ओके, क्या मतलब था अशोकाधम्मा का? ये जो है आइडियल स्टेट को, जो वेलफेयर स्टेट है, रीड कंटेन आइडियल, मतलब क्या है इसमें बताया गया वेलफेयर स्टेट के बारे में। नंबर ये पनिशमेंट ऑफेंडर एंड देयर इम्प्रिजनमेंट की बात करते हैं। ये एडवोकेट टॉलरेंस ऑफ ऑल द रिलीजन सेक्ट। एनिमल सेक्रीफाइस जो है प्रैक्टिस्ड वर प्रैक्टिस्ड। तब बताना कौन सा यहाँ पे सही है, सही नहीं पूछा, इनकरेक्ट पूछा गया। तो सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पे है। एनिमल सेक्रीफाइस जो है बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड था, पहली बात तो ये। एंड सेकंड की बात करें इट बैंड पनिशमेंट ऑफ, ये तो वैसे भी गलत ही है यार, अशोक इतना अच्छा पर्सन था तो ऐसे कोई कर ही नहीं सकता है। तो यस, ये वेलफेयर स्टेट का यहाँ पे आइडिया दिया गया है धम्मा के बारे में। एंड जो रिलीजियस सेक्ट है, मैंने आपको बताया था रिलीजियस सेक्ट के बारे में, कहाँ पे दे रखा है, अभी शायद 12th में दे रखा है और 5th में दे रखा है, रो कैडेट 5th में और 12th में।
तो आप देख सकते हैं एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन एडमिशन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द सोशल वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंस्टेंट कॉन्टैक्ट विद द पीपल, द धर्मा पॉलिसी जो था। नेक्स्ट जो है धम्मा महामंत्रा वराज बाय अशोका, मतलब क्या है धम्मा महामंत्राज आस्ट बाय पूछा जाएगा अशोका टू टेक स्टेप, किस तरीके से अनजस्ट प्रिजनमेंट को कम करने के लिए लिए गए। रिमिजन ऑफ सेंटेंस ऑल्सो मेंशन द अशोका इंस्क्रिप्शन बट ही डिड नॉट एडवोकेट नॉन पनिशमेंट। नॉन पनिशमेंट देखो पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए, रिमिजन गलत है, मतलब डेमिजन वहाँ पे भी लो होता था कि माफ़ी दे दी जाए। सर्विस टू द फादर एंड मदर अदर फीचर वर्ड, मतलब कि हमें फादर एंड मदर को सर्विस देनी चाहिए। प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा, लव ऑफ ट्रूथ, रेफरेंस टू टीचर, गुड ट्रीटमेंट देना चाहिए रिलेटिव को। प्रोहिबिट ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस एंड फेस्टिवल गैदरिंग, प्रोहिबिशन था एनिमल सेक्रीफाइस और फेस्टिवल गैदरिंग एंड अवॉइडिंग एक्सपेंशन एंड मीनिंगलेस सेरेमनी, ये भी याद रखना कि फेस्टिवल पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ सर्वेंट, ह्यूमन ट्रीटमेंट जो है ह्यूमन ट्रीटमेंट सॉरी सर्वेंट को अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहिए। कंडीशन एंड नॉन वायलेंस जो एनिमल के साथ भी हमें इसको लेकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन हमने अभी पढ़ा है, जो द फॉलोइंग जो है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में किसकी बात की गई है। अशोक इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन की बात करें तो 3 पर्सन हमारे सामने आते हैं, एक तो जहांगीर, एक समुद्रगुप्ता सेकंड और एक अशोका इटसेल्फ। मतलब अशोका तो उसी के टाइम में इट वाज रिटन बाय द समुद्रगुप्ता, कोर्ट पर जो हरिसेना के थे, तो आप याद रखना समुद्रगुप्ता अशोका नहीं है। तो एक बार मैं इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन दिखा दूँगा। पिलर को अशोक स्तंभ भी कहा जाता है। अशोका स्तंभ वन ऑफ द पिलर ऑफ अशोका इरेक्टेड किया गया था अशोका के द्वारा, लेकिन लिखा किसके बारे में गया है, समुद्रगुप्ता के बारे में और जहांगीर के बारे में भी लिखा गया है। ठीक है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द पिलर वाज मूव्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन इंस्टॉल्ड विद इन, जहाँ पे इलाहाबाद में जहाँ पे गंगा यमुना का मिलन होता है, तो अकबर इलाहाबाद फोर्ट इन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इसको रिप्लेस किया गया है। द फोर्ट इज नाउ ऑक्यूपाइड बाय द इंडियन आर्मी, द पब्लिक आर नाउ अलाउड लिमिटेड एक्सेस है इसका, पहले याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, 50 इंचज़ का ये माना जाता है। लोकेशन दे रखी है इलाहाबाद, पिलर टाइप और मटेरियल बात करते हैं सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन से बनाया जाता है। अशोक पिलर फ्रॉम कौशंबी में भी पाया गया। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी proposed by 19th century archaeologists and supported by Indian scholars such as उपिंदर सिंह, द इलाहाबाद पिलर came from the somewhere, मतलब कैसा भी माना जाता है ये इलाहाबाद का जो पिलर है कौशंबी से आया था प्रोबेबली। द अशोका इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट द पिलर वाज फर्स्ट इरेक्टेड एट कौशंबी ऑन एंशिएंट टाइम, 30 मील से दूर था ये वेस्ट ऑफ द करंट लोकेशन जो फिलहाल है, विच वाज किंगडम ऑफ वत्सा का ये किंगडम था। इट विच मूव्ड टू इलाहाबाद मच लेटर व्हेन द रेन अंडर मुस्लिम रूल जो है आया, तब जो इसको यहाँ पे इलाहाबाद लेकर आया गया। द प्रेजेंस ऑफ अनदर ब्रोकन पिलर ऑफ द कौशंबी नियर द ruins ऑफ द गोष्ठी तरमान मोनेस्ट्री हैज़ led some to believe that the इलाहाबाद पिलर might have one of a pair, not unlike the ओके पता है क्या है, जैसे कौशंबी में कुछ रूइन पाए गए हैं, जैसे का नाम गोष्ठी तरमा मोनेस्ट्री है। उन्होंने बिलीव किया कि इलाहाबाद पिलर इसका कुछ एक रूइन है। इलाहाबाद पिलर एज सीन बाय द जोसेफ टिनफेड इन द 18th century। तो कैसा है, यहाँ पे लोटस है पहली बात, तो ऊपर एक ज्योति सी जली हुई है, नीचे ब्रॉड वे में एक बेस बनाया गया है। द पिलर हैज़ बीन टेकन डाउन एंड इरेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स इन 13th century एंड आइडल ब्रेकिंग zeal ऑफ द मुसलमान। इट वाज वंस इरेक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर इन 1916 albeit crowned by a global firmament by a crown, it was later stretched to execute machinery। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि किसके द्वारा खोजा गया था, तो ये है आपके टाइफेंथलर इन 18th century। अशोका पिलर इन सीटू, तो इन सीटू की बात करें तो एन अल्टरनेट थ्योरी भी है कृष्णा स्वामी एंड घोष के द्वारा दी जाती है। इलाहाबाद पिलर वाज नेवर मूव्ड, दे डिसमिस द थ्योरी ऑफ मुस्लिम सुल्तान एंड इवन फ्रॉम द मुगल कि उन्होंने इसको लेकर जाया गया। हिंदू किंग बिफोर द अराइवल ऑफ इस्लाम और प्राइवेट इंडिविजुअल मे नॉट मूव द पिलर फ्रॉम कौशंबी टू द करंट लोकेशन। दिस आर्गुमेंट वाज बेस्ड ऑन द डेट्स ऑफ द न्यूमरस इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर, द लैक ऑफ द टेक्सुअल एविडेंस इन एनी हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड देयर वाज नो रीजन फॉर एनीवन टू बिलीव कि कौशंबी से इलाहाबाद लेकर जाया होगा। ये लेकिन रीजन भी तो होना चाहिए ना, बस हमने जान लिया ना किसके बारे में लिखा गया, 2 पर्सन के बारे में याद रखना। और अशोका इंस्क्रिप्शन, द अशोका इंस्क्रिप्शन ऑन द इलाहाबाद पिलर वाज पार्टल टू ये जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया, ये भी याद रखना। एशियाटिक सोसाइटी जेम्स निसब के द्वारा इसको जो है पढ़ा गया था। इट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द मौर्यन एम्परर, और इसी से हमें पता चलता है मौर्यन एम्परर के बारे में। अनअर्थिंग ऑफ द फुल टेक्स्ट ऑफ हिज एम्पायर, द इंस्क्रिप्शन इज इनग्रेव्ड इन द कंटिन्यूअस लाइन विद द कॉलम इन ब्राह्मणी, मतलब ब्राह्मणी स्क्रिप्ट की जैसी भी लिपि होती है तो उस हिसाब से इसको लिखा गया है जो कंटिन्यूअस वे में लिखी जाती है। मेजर पिलर एडिक्ट की बात करें फ्रॉम 1 to 6, the pillar contain the major pillar edict of Ashoka from 1 to 6. The first and the second edict have survived in full, जो पहला फर्स्ट और सेकंड है सर्वाइव किया है। थर्ड एंड फोर्थ एडिक्ट वर रूथलेसली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। वेन ग्लोरियस इंस्क्रिप्शन ऑफ जहांगीर रिकॉर्डिंग द नेम्स ऑफ हिज एंसेस्टर, ओनली 2 lines of the fifth edict have survived, ये भी याद रखना। एंड अदर lost by the surface peel off. The sixth is almost complete with the loss of about half a line. These edicts are same as found of another Shogun pillar. Besides the sixth edict, the Allahabad pillar also include what are known as the schism edict, द क्वीन एडिक्ट एंड द बिरबल मघा मेला इंस्क्रिप्शन। तो मतलब बिरबल मघा मेला के बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है क्वीन एडिक्ट। तो स्कीज़म एडिक्ट के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा।
स्किज़म एडिक्ट यहाँ पे लिखा गया है। स्किज़म एडिक्ट रेफर टू एज अ क्वेश्चन भी एडिक्ट बाय कनिंघम। मतलब स्किज़म एडिक्ट क्या था, उन्होंने कहा था किसके द्वारा, कनिंघम के द्वारा। और ये जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को फर्स्ट DGI भी बोला जाता है, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कोसम्बी एडिक्ट बाय कनिंघम, ये कमांड फ्रॉम द एम्पायर एड्रेसिंग द सीनियर ऑफिशियल ऑफ कोसम्बी अर्गिंग देम टू अवॉइड डिस्पेंशन एंड स्टे यूनाइटेड द फॉलोइंग ऑफ कन्फ्लेशन ऑफ रेकमेंड वर्जन ऑफ द यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये पूरा लिखा गया है। क्वीन एडिक्ट की बात करें तो रेफर टू द चैरिटेबल डीड जो अशोका क्वीन के द्वारा किया गया था। और वो क्वीन कौन थी, तो उसका नाम था करुवा की, द मदर ऑफ प्रिंसिप टिवाला की प्रिंसिप मतलब मदर थी। समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन की बात करें, लेटर इंस्क्रिप्शन प्रज्ञा प्रस्तुति टू द 4th century BC। ओके, अब क्या हुआ कि समुद्र इंस्क्रिप्शन भी पाया गया कहाँ पे, प्रज्ञा प्रस्थि में। और ये हरिसेना के द्वारा लिखा गया था। और ये समुद्र गुप्ता जो माने जाते हैं गुप्ता एम्पायर के 4th पर्सन थे। फर्स्ट पे थे आपके आई फॉरगॉट द नेम, सेकंड पे थे घटोत्कच, नंबर 3rd पे चंद्रगुप्त फर्स्ट, एंड देन सेकंड 4th पे आते हैं आपके समुद्र, देन फिर आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड इज नोन फॉर 9 लुमिनरी फिगर जो है वहाँ पे रहते थे। एंड फॉर इमीडिएटली आफ्टर द एडिक्ट ऑफ अशोका, इट इज कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट माना जाता है क्लासिकल गुप्ता एज का। इट इज एक्सीलेंट संस्कृत में लिखा गया है। और हरिसेना के द्वारा ये जो कोर्ट पोएट थे उनके द्वारा ये लिखवाया गया है। द इंस्क्रिप्शन इज द पेनर्गिक प्रेज, और यहाँ पे प्रेज किया गया है समुद्रगुप्ता को और उनकी पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अचीवमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया। और जो उनका एक्सपीडिशन हुआ था साउथ में उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया। इट प्रोवाइड्स ए यूनिक स्नैपशॉट दिया जाता है गुप्ता एम्पायर के बारे में एंड इट्स नेबर एंड इट्स द सोर्स ऑफ सच व्हाट इज नोन एज जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ दैट एरा हुज माइंड इज सरचार्ज विद हैप्पीनेस कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज सिचुएशन। यहाँ पे कुछ लाइन लिखी गई है, देख सकते हैं। प्राइम स्क्रिप्ट के बारे में देख सकते हैं, और तो बस फालतू का है। याद रखना गुप्ता पीरियड में वैष्णव जो सेक्ट है उसको पैट्रोनाइज किया गया है, न कि हमारे बुद्धिज़्म को या फिर शैविज़्म का भी था, लेकिन वैष्णविज़्म ज़्यादा वहाँ पे पाया गया। लेटर इंस्क्रिप्शन पर्शियन ट्रेसेस पाई गई हैं जहांगीर। इट वॉज क्रिएटेड बाय मीर अब्दुल्ला मुश्किन गुलाम के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। शॉर्टली बिफोर द एक्सेशन टू द थ्रोन व्हेन ही स्टिल शाह शालिम के नाम से लिखा गया है। जहांगीर इंस्क्रिप्शन रोट एंड रूथलेसली डिस्ट्रॉय, लेकिन क्या हुआ कि जहांगीर जो इंस्क्रिप्शन था उसको रूथलेसली डिस्ट्रॉय किया गया था। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द एंशिएंट अशोका पिलर स्टेट कनिंघम। मतलब क्या है कि जहांगीर इंस्क्रिप्शन ओवररोड, मतलब जहांगीर इंस्क्रिप्शन को ओवररोड करके यहाँ पे लिखा गया, ये कनिंघम के द्वारा बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर ने ऑर्डर किया था वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड एंड कुरियर अबुल फजल टू राइट कि वो अकबरनामा लिखे। मतलब अकबर ने ऑर्डर किया था कि वो अपने ही उनके दोस्त अबुल फजल कि वो अकबरनामा लिखे। अ वर्ड ऑफ 3 वॉल्यूम, और इसमें 3 वॉल्यूम थे। तो वो 3 वॉल्यूम कौन कौन से थे? नंबर फर्स्ट में जो वॉल्यूम थे वो किस मतलब 3 हो गए इसमें से। तो अकबर एंसेस्टर के बारे में, यस ये भी था। सबसे पहले तो अकबर एंसेस्टर के बारे में लिखा गया था। इवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ, ये शायद नहीं लिखा गया था। जियोग्राफी इंडिया आई थिंक नॉट सो। इवेंट ऑफ अकबर ये सेकंड पे लिखा गया था। और थर्ड पे जो भी उनकी विचारधारा थी उनको लिखा गया था। तो फर्स्ट एंड ए सही है। तो देखते हैं ए सही की बात करें तो फर्स्ट एंड फोर्थ यस इवेंट ऑफ अकबर एंड और अकबर एंसेस्टर के बारे में लिखा गया था। द फर्स्ट वॉल्यूम डील्ड विद द जो अकबर के एंसेस्टर थे। यस देखो चाहे कभी भी कोई बुक लिखी जाएगी तो उसकी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो अकबर की हिस्ट्री क्या है उसके एंसेस्टर से जुड़ी हुई थी, एंसेस्टर लिखा है। सेकंड वॉल्यूम में जो इवेंट ऑफ अकबर के रेन, फिर अकबर के रेन के टाइम में जो भी इवेंट हुआ उसके बारे में लिखा गया है। द थर्ड वॉल्यूम में आन ए अकबरी कहा जाता है, उसको ये याद रखना, आन ए अकबरी। इट डील विद अकबर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया है। हाउस होल्ड किस तरीके से आर्मी को वो डिटैच करते थे, एंड रेवेन्यूज़ के बारे में कहाँ से आता था, एंड जियोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर। ये याद रखना कि अकबर के द्वारा जो मनसबदारी सिस्टम है सबसे पहले उनके द्वारा ही चलाया गया था या फिर फॉर्मलाइज किया गया था। थर्ड वॉल्यूम अन्य अकबरी। ओके, इट प्रोवाइड रिच डिटेल की क्या ट्रेडिशन कल्चर फॉलो किया जाता है, किसके रिस्पेक्ट किया जाता है, हिंदू को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी या मुस्लिम को। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो अन्य अकबरी का है कि उसके रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल है, डाइवर्स है सच एज क्रॉप यील्ड प्राइसेस वेजेस एंड रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। ओके, मैंने अभी बताया था आपको, सबसे पहले अगस्त ऑफर आया था, फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हो गया था, उसके बाद इसी को ध्यान में रखते क्रिप्स मिशन को भेजा गया था। तो वही क्रिप्स मिशन की बात की जा रही है। एंड देन फिर हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट आ गया, देन वेवल प्लान आया, एंड उसके बाद फिर आपका कैबिनेट मिशन के बाद फिर इंडिपेंडेंस एक्ट माउंटबेटन के साथ वो लेकर आए थे। क्रिप्स मिशन 3rd नंबर का ये प्लान है। इंडियन यूनियन विद डोमिनेंट स्टेटस वुड बी सेटअप। ओके, इसमें अगेन डोमिनेंट स्टेटस की बात आ गई और इंडियन यूनियन की भी यहाँ पे एक्सक्लूसिवली कहा दिया गया। नंबर सेकंड में डिफेंस ऑफ इंडिया वुड रिमेन इन ब्रिटिश हैंड। जैसे ओके, जो डिफेंस है इंडिया का वो ब्रिटिश हैंड में, क्योंकि देखो अब 1942 का टाइम है, हम बिल्कुल नहीं दे सकते कि जैसे हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं थे, डिपेंडेंट हैं और हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं,
लेकिन एक बीच में स्टेज आएगी जहाँ पे जो पूरे के पूरे जो ब्रिटिश अथॉरिटी है या फिर जो कह सकते सेंट्रल पावर है, आधी पावर को डिवॉल्व करेगी ताकि ट्रांजिशन अच्छी तरीके से हो सके, उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, धीरे धीरे करके रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो अच्छा रहता है। तो यही बात की जा रही है कि डिफेंस ऑफ इंडिया जो है ब्रिटिश हैंड में रहेगा, और 3 ऐसी चीज़ें जैसे कम्युनिकेशन, डिफेंस एंड होम अफेयर एंड यस ये एंड फॉरेन अफेयर ऑल्सो, तो ये जो है ब्रिटिश हैंड में रहेगा और ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना बढ़ जाता है। अगर ये तीनों चीज़ आपके हाथ में है तो इसका मतलब ये है कि आपको बिल्कुल पूरा कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, सोवरन है। लेकिन यहाँ पे डिफेंस को ब्रिटिश हैंड में रखा गया। इट अलाउड द मुस्लिम द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ पे क्या किया गया, मुस्लिम को कह दिया गया कि आप खुद से डिटरमाइन कर सकते हैं कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान को जो है बनाना चाहते थे। एक्सप्लिसिटली कहीं पे भी पाकिस्तान का मेंशन नहीं किया गया था। आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड होना चाहिए, तो यही सही है। द मेन प्रपोजल जो क्रिप्स मिशन को कि वहाँ पे अभी तक इतना खतरा नहीं ले सकते कि ऐसे वो अपीजमेंट स्टार्ट कर दें। ये तो तब जब होगा जब 1946 के इलेक्शन होंगे, तब ऐसा लगेगा कि जो मुस्लिम है वो भी एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो सीट है, जो जितने भी रिजर्व थे उन पर पूरी फुल मेजोरिटी थी। किसकी? उनकी, मुस्लिम्स की। और एक बात याद रखना कि जितने भी डिप्रेस्ड क्लास थे या फिर जितने भी कह सकते हैं कि जिनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट का जो दर्जा मिला होता, उनके 2 राइट होते थे, 2 वोट होते थे। सॉरी, फिलहाल तो 1 पर्सन 1 वोट है, लेकिन उस वक्त 2 वोट हुआ करते थे। वो उनकी जो वोट है वो गिनी जाएगी 2 वोट के इक्विवेलेंट। An Indian union with the dominant status would be set up. It would be free to decide its relation with the Commonwealth and free to participate in United Nations and other international body। जो के जो मेन मोटिव थे या मेन प्रपोजल ये रखे गए थे कि इंडियन यूनियन विद द डोमिनेंट स्टेटस होगा। और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन, क्योंकि 1945 में बन गया था, यूनाइटेड नेशन पहले भी बन चुका था 1919 में, तो यूनाइटेड नेशन में इंटरनेशनल बॉडी जैसे ILO वगैरह 1919 में ये बनी थी, तो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भेजी जाएगी ताकि फ्रेम किया जा सके न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। मेंबर ऑफ दिस असेंबली वुड बी इलेक्टेड पार्शली एंड प्रोविंशियल असेंबली से कुछ रिप्रेजेंटेशन आएंगे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है एक्सेप्ट करेगी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन 2 कंडीशन यहाँ पे लिखी गई थी कि एनी प्रोविंस नॉट वांट टू ज्वाइन द यूनियन एंड कुड हैव सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म अ सेपरेट यूनियन। मतलब क्या है कि अगर कोई प्रिंसली स्टेट है वो जो इंडिया के साथ ज्वाइन नहीं करना चाहती है तो वो अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना जा सकता है। एंड सेकंड जो था, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी जो नेगोशिएट करेगी ट्रीटी टू अफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ पावर एंड टू सेफगार्ड रिलीजियस, मतलब क्या है कि रिलीजियस माइनॉरिटी को रिस्पेक्ट दी जाएगी जो भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। In the meantime, defense of India would remain in British hand and the Governor General power would be remain intact। और गवर्नर जनरल पावर तो मेन ही पावर थी ना, तो वो जो है इंडिया किसके हाथ में रहेगी? ब्रिटिश हुई। जब कांग्रेस ने ऑब्जेक्ट किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस, ओ माय गॉड, 1929 में 1 साल का अल्टीमेटम देके, वैसे तो गांधी जी ने 2 साल का बोला था, लेकिन 1 साल का अल्टीमेटम दिया गया था कि आप हमें डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए, अदरवाइज वी आर गो फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस और द कंप्लीट पूर्ण स्वराज। एंड दैट इज़ इन द कराची सेक्शन ऑफ 1931। यहाँ पे 2 चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट हुई थी कि एक तो फंडामेंटल राइट को डेसिफर किया गया था, और वन मोर थिंग इज देयर, आई फॉरगॉट द थिंग। सेकंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रिंसेस स्टेट बाय नॉमिनी एंड नॉट बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। Number 3, a right to province to cede and went to the against the principle of national unity and absence of any plan for immediate transfer of power and absence of any real share in defense। मुस्लिम लीग की बात करें तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि उन्होंने यहाँ पे सिंगल इंडियन यूनियन बोल दिया गया। ही डिड नॉट मेक मशीनरी की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पाकिस्तान के लिए अलग बनेगी। थ्रू आउट द प्रोपोजल डिनाइड बाय द मुस्लिम लीग द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है यहाँ पे एक्सप्लिसिटली नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को रिगार्डिंग चोला एजुकेशन एंड लिटरेचर। हो गया चोला एजुकेशन, पहले बात याद रखना, चोला एजुकेशन के पहले चोला का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं चोला का टाइम पीरियड क्या था। ओके, चोला डायनेस्टी की बात करें तो इसको तमिल थालोस्क्रेटिक एम्पायर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है, और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी रही है वर्ल्ड के अंदर, और इंडिया में तो रहेगी, हर रहेगी। द अर्लियर डेटाबेस की बात करते हैं, चोला इंस्क्रिप्शन का 3rd सेंचुरी BC में मिलता है, लेफ्ट बाय अशोका ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात तमिल और संस्कृत ही थी। एंड देन हिस्टोरिकल ईरा की बात करें तो मिडल एज में एंड गवर्नमेंट मोनार्की यहाँ पे फॉलोअप की जाती थी। लेकिन कैपिटल की बात करें तो पंपूर, वर्जिया, थिरहूर, तंजौर एंड गंगाकोंडा एंड चोलापुरम, पज्जायरे। चोला एम्पायर डायनेस्टी ऑफ एंशिएंट इंडिया, हिस्ट्री ऑफ किड्स। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं राजा चंद्र राजा कोटा, मतलब इन्होंने ना अपनी तस्वीर को मंदिर में लिखवाना स्टार्ट किया था। ये इनका एक अलग से माना जाता है। पांड्या डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी के द्वारा हमारा द्रविड़ा स्टाइल स्टार्ट किया गया था नरसिम्हा फर्स्ट के द्वारा, सॉरी सेकंड कह सकते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि जो मतलब उन्होंने स्टार्ट तो किया, लेकिन इनको जो भव्य स्थापित किया गया वो चोला डायनेस्टी की तरह। मैं बस ये बताना चाह रही थी क्या रिलेशन है पल्लवा डायनेस्टी से। तो आप देख सकते हैं, पहले तो चोला डायनेस्टी का राज कहा जगह से कहाँ तक फैला हुआ था। यहाँ पे मैप आए तो दिखाएं, देखो ओह गॉड,
जैसे चोला टेरिटरी की बात करें तो ये आपको ब्लू में दिखाई दे रही है। जितना भी साउथ इंडिया का है, जैसे तंजावर हो गया, काचीपुरा, वेंगल, श्रीलंका एंड गंगईकोंडा, चोपन, ये इनकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी ही बात कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस की बात करें तो जितना भी साउथ इंडिया है, साउथ ईस्ट इंडिया, साउथ ईस्ट में मतलब आपकी जैसे बर्मीज़ हो गया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया ये फिर अंडमान निकोबार के आइलैंड, हिज हेयर ओनली। एंड अगर हम बात करें इन्फ्लुएंस की तो ऊपर भी था कलिंगा, ओडा, पल्ला में भी था, मतलब आंध्र प्रदेश, कल्याणी, वेस्टर्न चालुक्य। तो आप ट्रेड रूट की बात करें तो ये सारा समुद्र से होता हुआ चाइना के साथ ट्रेड रूट यहाँ पे था इनका। पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में जान दे रहे हैं। चोला डायनेस्टी तमिल थैलसोक्रेटिक एम्पायर ऑफ सदर्न इंडिया, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी रही है वर्ल्ड में। और द हार्टलैंड ऑफ चोला वाज द फर्टाइल, जो कावेरी रिवर है वहाँ पे ये रूल करते थे, बट दे रूल इन सिग्निफिकेंट लार्ज एरिया एट द हाइट ऑफ देयर पावर। 19th सेंचुरी में इनकी जो पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ गई और द होल ऑफ द साउथ ऑफ द तुंगभद्रा रिवर जो है इनके कंट्रोल में आ गए और इन्होंने एक यूनाइटेड स्टेट का स्थापना किया। एंड राजा फर्स्ट एंड 2 पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजा चोला फर्स्ट एंड राजेंद्र चोला सेकेंड। एंड राजा के द्वारा एक टेम्पल भी बनवाया गया था। साउथ ईस्ट एशिया में इनका इन्फ्लुएंस था। और गोदावरी रिवर ड्यूरिंग द चोला पीरियड बात करें 11th सेंचुरी की, कह सकते हैं आइलैंड ऑफ मालदीव इन द साउथ सो फार नॉर्थ है द बैंक ऑफ द गोदावरी रिवर इन आंध्र प्रदेश। राजा चोला एक्वायर्ड किया साउथ इंडिया को, मतलब कि राजा चोला इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि साउथ इंडिया श्रीलंका को जो है उन्होंने एक्वायर किया। मोल्डी राजा चोला वेंट विक्टोरियस एक्सपीडिशन की नॉर्थ इंडिया में भी गए, द रिवर गंगेस तक वो पहुंची एंड डिफीट द पाला रूलर। और पाला जो रूलर था पाटलिपुत्र महिपाला उनका नाम था, उनको भी हराया। ही वॉज ऑल्सो सक्सेसफुली इन्वेड सिटीज़ ऑफ श्रीविजया ऑफ मलेशिया, मतलब कि जिन्होंने सक्सेसफुली इन्वेड किया किस सिटी को, मलेशिया के अंदर, इंडोनेशिया। चोला डायनेस्टी वेंट इनटू द डिक्लाइन 13th सेंचुरी में हो गया। उसके बाद पांड्या डायनेस्टी सामने आई। चोला जो है लास्टिंग लेजेसी की बात करें तो तमिल लिटरेचर है, झील इनमें टेम्पल बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा था एंड तमिल आर्किटेक्चर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी रहा है। चोला किंगडम जो है अविड बिल्डर हेनिन विजान किया था टेम्पल इन देयर किंगडम, बट नॉट एज अ प्लेसेस ऑफ वर्शिप बट ऑल्सो एज द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी माना जाता, मतलब कि टेम्पल को सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक महान केंद्र था। और जो एंशियंट टाइम में टेम्पल को साउथ इंडिया में कोयल कहा जाता, KOIL, यू कैन रिमेंबर द थिंग। ओरिजिन की बात करें तो चोड़ा इनकी हिस्ट्री पे नहीं चलते हैं बल्कि इनका क्या क्या रोल रहा है उसको देखने की कोशिश करें। इंपीरियल चोला बीजेवाड़ा के यहाँ पे थे, तो आई एम नॉट गोइंग टू विद द डिटेल। कॉन्क्वेस्ट की बात करें लेटर चोलाज बाद में भी ये डिक्लाइन कैसे हुआ इनका ये दिखाया जा रहा है, बट नॉट एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी कैसे। अकॉर्डिंग तमिल ट्रेडिशन चोला डायनेस्टी जो है रेन डेट इंक्लूड द मॉडर्न डे त्रिचुपली डिस्ट्रिक्ट तंजावर, ये आप देख सकते हैं। द रिवर कावेरी एंड इट ट्रिब्यूटरी डोमिनेट द लैंडस्केप फ्लैट, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैली वगैरह थी, तो टूरिज्म वगैरह बहुत ज़्यादा था। और द रिवर विच इज़ नोन एज पुनी जो रिवर है, पुनी गोल्डन रिवर भी इनको नाम से चोला के टाइम पे बहुत ज़्यादा था। देन द एनुअल फ्लड जो कावेरी मार्क्ड ऑन ओकेजन ऑफ सेलिब्रेशन, जब कावेरी में फ्लड आती थी तो अधिपरुक्खु एक त्यौहार मनाया जाता था विच द होल नेशन टुक पार्ट, और इसमें पूरा का पूरा जो चोला का नेशन था वो पार्ट लेना होता था। कारीपुटनेटम ऑन द कोस्ट ऑफ नियर कावेरी डेल्टा वाज अ मेजर टाउन था। प्टोलेमी न्यू ऑफ दिस, और प्टोलेमी जिसने वो जानते थे, वो कौन थे आई डोंट नो। वेर ही कॉल्ड खबरीज, उनको खबरी कहा जाता था। अनदर पार्ट ऑफ द नगरनेपोटम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ चोला। दीज 2 टाउन बिकम द हब्स ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स। और यहाँ पे बुद्धिज़्म और रिलीजियस फेथ को भी बनवाए गए या फिर पेटर्नाइज किया गया। अदर मेजर टाउन की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते चोला द होल साउथ इंडिया वाज द फर्स्ट टाइम अंडर सिंगल गवर्नमेंट आया था। चोला सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट वाज मोनार्कियल था, संगम एज में इसका जिक्र है। देयर वाज अ लिटिल कॉमन बिटवीन द लोकल चीफडम ऑफ द अर्लियर पीरियड ऑफ द इंपीरियल जो स्टेज राजा था चोला सक्सेसर असाइड फ्रॉम द कैपिटल एट तंजावर एंड द लेट ऑफ द गंगा कोयंडा, चल्लापुरम, कंचीपुरम, मदुरई वर कंसिडर्ड रीजनल कैपिटल मानी जाती है इनको। द किंग वाज द सुप्रीम लीडर रहा करते थे, बेनिवोलेंट थे ये। ही एडमिनिस्ट्रेटेड रोल इज कंसिडर्ड फॉर इशूइंग ओरल कमांड ऑफ द रीजनल office and representative were made to him due to the lack of legislative system in the modern sense. The fairness of the king court depend on the morality और धर्म। उन्होंने टेम्पल को बिल्ड किया और ग्रेट वेल्थ को इकट्ठा किया। द टेम्पल एक्टेड नॉट ओनली द प्लेस अगेन, सेम ही चीज़ें यहाँ पे दोहराई गई हैं। बिफोर द रेन ऑफ राजा huge part of the Chola territory were ruled by the hereditary lords and local princes who were in the loose alliance with the Chola ruler. Therefore, until the reign of the Vikram Chola in 1333, where the Chola power was at peak, मतलब विक्रम चोला के टाइम पे चोला पावर जो है पीक पे थी, दिस हेरिडेटरी लॉर्ड्स एंड लोकल प्रिंसेस जो है वेनिश हो गए चोला रिकॉर्ड एंड वर ईदर रिप्लेस और टर्न इनटू डिपेंडेंट ऑफिशियल। दीज डिपेंडेंट ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंप्रूव्ड एंड चोला किंगडम वर एबल टू एक्सरसाइज क्लोजर कंट्रोल इन ही पार्ट पे एम्पायर में रह पाए। देयर वाज एक्सपेंशन हुआ है टेरिटरी का, किसके टाइम पे राजा चोला गनवर्ड। द गवर्नमेंट एट दिस हैड अ लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट हुआ करता था उनके पास, सेवरल टायर मतलब मेंटेनिंग अकाउंट होते थे। द असेसमेंट कलेक्शन कहाँ पे किया जाता है, जैसे उर, नाडू, सभा, नंगरम एंड समटाइम जो चिफ्टन जो थे लोकल
chieftain who passed the revenue to the center during the reign of the Raja Chola. The state of initiative the mass project वो लेकर आते थे और असेसमेंट है देर वाज रिकॉग्निशन ऑफ एम्पायर इनटू यूनिट और वलनाडु पे वालानाडु असेसमेंट करके उनसे लैंड सर्वे करके पैसा लिया जाता था। ओके इतना तो नहीं जाते हैं। मिलिट्री कैसे हुआ करती थी, इकोनॉमी यू नो डैट, हॉस्पिटल भी बनाए जाते थे, सोसाइटी अच्छी थी, कल्चर कंट्रीब्यूशन क्या रहा है ये इंपॉर्टेंट है। अंडर द चोला तमिल हिस्ट्री रीच न्यू हाइट क्योंकि आर्ट, रिलीजन, म्यूजिक एंड लिटरेचर में बहुत ज़्यादा फला फूला। इन ऑल द थ्री स्पेयर द चोलास पीरियड मार्क द कल्मिनेशन मूवमेंट दैट हैव बिगन ऑन अर्लियर एज अंडर द पल्लवास। मोन्यूमेंटल आर्किटेक्ट बहुत ज़्यादा मैजेस्टिक टेंपल यहाँ पे बनवाए गए, स्कल्पचर इन स्टोन एंड ब्रोंज एज के यहाँ पे थे। चोला कॉन्क्वेस्ट किया कादर रामकदेन शिवराज एंड दिस कंटिन्यू कमर्शियल कॉन्टैक्ट रहा चाइनीज एम्पायर के साथ। ऑल्सो ही इनेबल्ड देम टू इन्फ्लुएंस द लोकल अथॉरिटी। एग्जाम्पल ऑफ हिंदू कल्चर इन्फ्लुएंस यहाँ पे पाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट टेम्पल कोलर ब्रह्मन इंडोनेशिया एग्जिबिट करता है नंबर ऑफ सिमिलरिटी विद द साउथ इंडियन आर्किटेक्चर। मलय क्रॉनिकल से जरा मलय की बात करें तो मलक्का सल्तनत क्लेम टू बी डिसेंडेंट ऑफ द किंग ऑफ द चोला एम्पायर। जो रूलर थे मलक्का सल्तनत के, मलक्का स्टेट आप जानते होंगे, तो वहाँ के सल्तनत के क्लेम करते हैं डिसेंडेंट ऑफ कि वो चोला एम्पायर के डिसेंडेंट रहे थे। चोला रूल इज रिमेंबर इन मलेशिया टुडे और चोला रूल जो है मलेशिया में भी जाना जाता है। एज मैनी प्रिंस देयर वाज द नेम एंड द चोला और चुल्लुन। वन थिंग राजा चुल्लुन द राजा ऑफ पेरक। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो चोला कंटिन्यूड टेंपल बिल्डिंग में उनको बहुत ज़्यादा योगदान है और स्टार्ट तो पल्लवा डायनेस्टी के द्वारा किया गया था, लेकिन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुई थी हमारे चोला डायनेस्टी के द्वारा। द बिल्ट अ नंबर ऑफ शिवा टेंपल अलोंग विद द बैंक ऑफ द रिवर कावेरी। द टेंपल ऑफ दिस एंड फ्यूचर टेंपल्स वर फॉर्मड बाय आदित्य फर्स्ट एंड कर्नाटका। Chola temple architecture has been appreciated magnificent delicate workshop ostensibly through the rich tradition of the past method to them of Pallava dynasty। आर्किटेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। टेम्पल बिल्डिंग रिसीव किया ग्रेट impetus to the conquest of the genius of the Raja Chola and his son Rajendra Chola। The maturity and grandeur with the Chola dynasty had evolved फाउंड एक्सप्रेशन इन टू टेम्पल्स थंजावर एंड गंगाईकोंडा। मतलब चोला आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखा जाता है थंजावर पे और गंगाकोंडा चोलापुरम। जब मैग्निफिकेंट शिवा टेंपल थंजावर पे बनाया गया है 1900 में ये कंप्लीट हुआ था। ये आधुनिक शिवा टेंपल है थंजावर के अंदर। फिटिंग मेमोरियल इन द मटेरियल अचीवमेंट ऑफ द टाइम ऑफ राजा। द लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑल इंडियन टेंपल की अगर हम बात करें ये साउथ इंडिया में ही लोकेटेड है और ये साउथ इंडिया का आर्किटेक्ट जो चोला टाइम के ही था। द गंगाईकोंडा एंड गंगाईकोंडा चोलम द क्रिएशन ऑफ राजेंद्र चोला वाज इंटेंडेड टू एक्सेल इट्स प्रीडिसेसर कंप्लीट अराउंड 1030 ओनली 2 डिकेड आफ्टर द टेंपल ऑफ थंजावर इन द सेम स्टाइल। द ग्रेटेस्ट इलाबोरेशन की बात करें इन्फ्लुएंस एटली द मोस्ट एफ्लुएंट स्टेट ऑफ द चोला एम्पायर अंडर राजा। जो बृहदेश्वर टेंपल है, जो टेंपल गंगाईकोंडम के नाम से भी जाना जाता है और आज के टाइम में ये जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है और इसको ग्रेट लिविंग चोला टेंपल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये याद रख सकते हैं जो बृहदेश्वर टेंपल है द टेंपल ऑफ द गंगाईकोंडा चोलेश्वरम एंड द ऐरावतेश्वर टेंपल एट दरसुरम। यहाँ पे 2 टेंपल इंक्लूड होते हैं या फिर 3 कह सकते हैं। बृहदेश्वर टेंपल, टेंपल ऑफ गंगाईकोंडम एंड द ऐरावतेश्वर टेंपल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। और ये भगवान की बात करें तो शिवा से डेडिकेटेड है। लिटरेचर इम्पीरियल हो गया, आई एम नॉट गोइंग सो डिटेल, इट इज़ द टू मच ज़्यादा हो जाएगा। इससे अच्छा तो तमिलनाडु से पढ़ लिया जाता था, डेट इज मच ओके। चोला एजुकेशन लिटरेचर की बात करें तो वही हम छोड़ के आए हैं। टेंपल एंड मथा जो है ओनली एजुकेशन सेंटर हुआ करते थे। ओनली बोला गया तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। नॉट ओनली वेदास एंड एपिक, यहाँ पे सिर्फ वेदा और एपिक ही नहीं बल्कि मैथमेटिक्स, मेडिसिन जो है वो भी पढ़ाया जाता था। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे ओके। थर्ड भी स्टेटमेंट है इंडोमेंट ऑफ लैंड वाज मेड टू रन एजुकेशनल सेंटर। ओके जो इंडोमेंट ऑफ लैंड है वाज मेड टू रन एजुकेशन, जिसको लैंड दी जाती थी तो उसको एजुकेशन सेंटर चलाना होता था। यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड सही है। जैसे एजुकेशन की बात करें तो ड्यूरिंग द पीरियड टेंपल एंड मठास के अलावा एजुकेशन सेंटर की बात करें तो अलग से भी एजुकेशन सेंटर फ्लरिश हुए थे। डेवलपमेंट ऑफ तमिल लिटरेचर की बात करें तो इससे अपनी पीक में पहुंचा चोला पीरियड के टाइम पे। अलॉट ऑफ इट केम फ्रॉम द जो कंट्रीब्यूशन रहा है अपने कल्चर का इंटरटेनमेंट करना। मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं हमारे, क्योंकि आयुर्वेद का स्टार्ट वहीं से ही माना जाता है। ओके आप देख सकते हैं। 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को। मैनी चैत्य, ओके बुद्धिज्म से क्वेश्चन है। मैनी चैत्य एंड मोनेस्ट्रीज वर कट आउट ऑफ द सॉलिड रॉक। जो चैत्य हैं और जो मोनेस्ट्रीज हैं वो सॉलिड रॉक से काटी जाती है। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन में ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ द सतवाहना के टाइम में जो सॉलिड रॉक होता था वहीं से काट कर चैत्य और मोनेस्ट्री की स्थापना की जाती थी। अमरावती स्तूप की बात करें, ये फुल ऑफ स्कल्पचर रहा है जो डिपिक्ट करता है सीन फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा। नंबर 3 की बात करें तो पंपा पोना रन्ना कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ संगम लिटरेचर को। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे बी सही है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। जो मैंने चैत्य मोनेस्ट्री है देख ले रहे हैं। सतवाहना डायनेस्टी के दौरान क्या हुआ कि वेस्टर्न नॉर्थन में जो चैत्य विहाराज थे सॉलिड रॉक से काट कर बनाए गए थे। देवर कंस्ट्रक्टेड विद ग्रेट प्रिसीजन स्किल के साथ। पंपा पोना राना कंट्रीब्यूट करते हैं कन्नड़ा लिटरेचर से रिलेट करते हैं। कन्नड़ा लिटरेचर फाउंड इन द कन्नड़ा रीजन। जस्ट अ मिनट देखो, चैत्य एंड वैशारा
विहाराज कह सकते हैं। चैत्य में हम कुछ रहने की बात आती है। विहारा जब आप कहीं पे जाते हैं तो आपको रहने का कुछ स्थान चाहिए होता है, बैठने का कुछ या फिर रिफ़्रेश होने का, तो ये विहारा बनाए जाते थे उसके लिए, विहाराज। और चैत्य उनके लिए बनाए जाते थे जो पूजा वगैरह करने के लिए किसी एक दूरी पर। तो और ये सबसे ज़्यादा सतवाना के टाइम पे ही बनाए गए थे इन साउथ इंडिया। और थोड़ा और देख ले रहे हैं इनके बारे में। ओके, बुद्धिस्ट बिल्डिंग की बात करें तो मैं थोड़ा सा सिंपल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। रॉक कट केव कहाँ पे पाई जाती है? अजंता में, कन्हेरी में, कार्ले, महाराष्ट्र के अंदर। विहारा की बात करें तो रेजिडेंशियल क्वार्टर होते थे मॉन्क्स के लिए। एंड स्तूपा की बात करें तो ये सतवाना रेनोवेट किया था अमृता स्तूपा। अमरावती स्तूपा इज लार्जेस्ट इन साउथ इंडिया। चैत्य और चित्रगृह की बात करें तो ये टेम्पल वर्शिप करने के लिए बनाए जाते थे, असेंबली हॉल की तरीके देखते। देन संघराम बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड स्कूल थे। संघराम जो भी है। कार्ले केव्स पुणे के अंदर ओनली 2 केव्स हैं सच लो एंड पिलर इन फ्रंट ऑफ कार्ले एंड कन्हेरी में ही ऐसे 2 जहाँ पे शेर पाए जाते हैं पिलर पे, तो ये सिर्फ 2 जगह ही हैं। तो कान्हे और कलारे में लार्जेस्ट चैत्य गृह है इन इंडिया में जो कार्ने पे ही पाया जाता है, कार्ले केव्स में पुणे के अंदर। और स्तूपा सिलेंडरी ड्रम शेप का होता है। लार्जेस्ट चैत्य की बात करें मंगोल बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट इन इंडिया हैज़ अ ह्यूज लो एंड पिलर यहाँ पे पाए गए हैं चैत्य गृह। और स्तूपा है सिलेंडर का डम्प शेप होता है। ओकेजनल बात करें तो ऑक्टागनल शेप्ड पिलर बीइंग बिहाइंड स्तूपा विदाउट एनी डेकोरेशन। सेकंड लार्जेस्ट चैत्य केरला की बात करें तो गिरिहा आफ्टर केरला के, तो ये यहाँ पे हैं। यू कैन इमेजेस ऑफ द कन्हेरी में पाए जाते हैं। सेकंड लार्जेस्ट चैत्य की बात करें इंडिया आफ्टर कार्ले लोयन पिलर यहाँ पे पाए गए हैं बोधीज। देन बात आते हैं बज्जा केव। यहाँ पे अगले इनहाना फेथ यहाँ पे फॉलो किया जाता था। स्तूपा हैज़ अ होल ऑन टॉप। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से बना हुआ था। पंडवेनी नासिक केव में, पंडवेनी केव इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द किंग गौतमी पुत्र सतकर्णी मदर गौतमी बल्लासरी थी। एंड इसने महापरिनिर्वाणा का पैनल भी बुद्धा के लिए बनवाया गया था। नासिक के अंदर ये लोकेटेड है। अजंता औरंगाबाद केव नंबर 9 और 10 सतवाना किंग से रिलेट करती है। हाइन टी संग यहाँ पे उनका डिड नॉट विजिट दैम बट मैंशनड इन हिज जनरल। हाइन टी संग जो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के दौरान आए थे, तो इन जनरल में मैंशन किया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने कुछ खास नहीं दे रखा है, तो वी कैन नॉट स्टडी दैट। चैत्य एंड विहारा स्लाइड शेयर। चैत्य की बात करें तो ये बुद्धिस्ट श्राइन होती थी। ये प्रेयर हॉल कहा जा सकता है। मेड फ्रॉम लार्ज गैदरिंग ऑफ डिवोटी मेड इन रॉक कट ड्यू टू परमानेंसी ऑफ स्कल्पचर। चैत्य वर इन्फ्लुएंस्ड बाय एस्थेटिक स्टाइल जो वैदिक पीरियड का एंड टू हेरमाइट लिव इन अ सॉलिट्यूड। देन बात आता है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। अकोमोडेशन स्तूपा का एस्पाइडल प्लेन होता था यहाँ पर। नो डिवीजन बिटवीन नेव एंड चैत्य। स्पेस फॉर वॉलेटेड हॉल स्लाइड ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चैत्य हॉल की बात करें तो स्तूपा इवॉल्व फ्रॉम द बीइंग अ फिनरी माउंट कैरिंग ऑब्जेक्ट और वर्शिप हैड अ सैक्रल वैल्यू। बिल्डिंग नीडेड टू अकोमोडेट कॉपीज ऑफ स्तूपा एंड प्रोविंशियल स्ट्रक्चर हाउस जो है रिलीजियस राइट्स के इसी के हिसाब से बनाया जाता है। बर्थ ऑफ अ टेम्पल विद आइडल वर्शिप। बिल्डिंग हैड ऑलमोस्ट सर्कुलर प्लेन एंड अ डोम्ड रूफ ऑल्सो। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर है आर्टिटेक्ट वुडन। विहाराज की बात करें तो विहार एक मोनेस्ट्री होती है अरेंजमेंट ऑफ सेल्फ रिकमेंडेशन ऑफ मोंक। मुझे ढंग से मिल नहीं रहा। और फर्स्ट विहारा जो होता है एक एजुकेशनल के लिए बनाया गया था। विहारा वर द पर्पज ऑफ लिविंग। चैत्य जो है असेंबली के लिए बनाया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन, राइट। फॉर द चैत्य वर विद द स्तूपास। चैत्य का रिलेशन है स्तूपा के साथ। विहार डिड नॉट हैव अ स्तूपास। चैत्य वाज अ रेक्टेंगुलर। चलो हम डिफरेंस बिटवीन चैत्य एंड विहार देख सकते हैं। विहारा वर द पर्पज ऑफ द लिविंग चैत्य ऑफ गॉड। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात करें तो वो रिलेट करते हैं चैत्य विहार स्तूप एंड स्तंभा से। द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग गेस स्टार्ट हुआ था मौर्य पीरियड में। रीच रीजन इन द सेकंड सेंचुरी सतवाना टाइम पीरियड में। देयर वाज अ मेनली 2 टाइप ऑफ डिस्टेंट आर्किटेक्चर पाया जाता है चैत्य एंड विहारा। चैत्य वर द प्लेस जहाँ पे वर्शिप की जाती थी बुद्धिज्म से, और विहारा ड्वेलिंग प्लेस होता था मॉन्क्स के लिए। सैलेंट फीचर की बात करें तो चैत्य एंड विहारा जो सैलेंट फीचर है चैत्य एंड विहारा की, तो स्क्वायर पंडपा टाइप में बनाया जाता था और यहाँ पे ड्वेलिंग ऑफ मॉन्क्स के लिए भी जगह रखी जाती थी। इनिशियली चैत्य एंड विहारा आर्किटेक्चर कंसर्न था विद द वुडन आर्किटेक्चर, बट ओवर द टाइम रॉक कट केव्स जो है प्रोमिनेंस में आया। मतलब पहले जो है वुडन आर्किटेक्चर भी बनाया जाता था। चैत्य बिलोंगिंग टू द सेंचुरी यहाँ पे हीनयाना बुद्धिज्म से बिलोंग करता है। और यहाँ भाजा कोंडलिप पेटालोरा अजंता में पाया जाता है। नासिक कार्ले के वर्दा एग्जाम्पल। देन बात आते हैं कार्ले चैत्य की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा यहाँ पे चैत्य पाया जाता है। भजा कोनकना विदासा कन्हारी होल नॉट गोइंग बी। मुझे मिला नहीं ढंग से यार, कोई बात नहीं। वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन।
तो हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई थी? 1942 में। क्यों हुई थी? क्योंकि हमारा जो कोई मिशन था वो फेल हो गया था। कौन सा मिशन था? तो क्रिप्स मिशन था। तब हमारा 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट रिजाइन एंड डिक्लेयर द ट्रू एलिजेंस टू कांग्रेस। तो ऐसा कुछ किया गया था ये गांधी जी के द्वारा? तो ऐसा नहीं किया गया था। ये जमींदार आर एंटी गवर्नमेंट पे म्यूचुअली एग्रीड रेंट एंड इफ जमींदार आर प्रो गवर्नमेंट डू नॉट पे रेंट। तो आपको बताने का ये सही है। सोल्जर आर नोट टू फायर ऑन कॉम्प्रेट। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। ये थर्ड भी सही है, सेकंड भी सही है। देखो, अगर जमींदार जो एंटी गवर्नमेंट है तो आप म्यूचुअली एग्रीड रेंट दे सकते हैं, लेकिन जमींदार अगर प्रो गवर्नमेंट है तो उसको आपको पे नहीं करना। ये सही भी सही है, लेकिन फर्स्ट गलत है, क्योंकि गांधी जी ने नहीं कहा था कि आप क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कि गवर्नमेंट सर्वेंट को रिज़ाइन कर देना चाहिए, डिक्लेयर कर देना चाहिए ट्रू एलिजेंस टू द कांग्रेस। तो यहाँ पे सी सही है, सेकंड थर्ड सही है। गांधी जी ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया था। कहाँ पे दिया था? स्पेल्ड आउट एट गोवाली टैंक के पास में। मीटिंग बट नॉट एक्चुअली इशूड। दे वर द डायरेक्शन दी गई थी गवर्नमेंट सर्वेंट डू नॉट रिजाइन बट डिक्लेयर योर एलिजेंस टू द कांग्रेस। सोल्जर की बात करें, उसको आर्मी को छोड़ना नहीं था, लेकिन कंप्लेंट पे वो फायर नहीं करेगा, ये बात बोली गई थी गांधी जी के द्वारा। स्टूडेंट की बात करें, इफ कॉन्फिडेंट लीव स्टडी, ये उनके लिए। प्रेजेंट की बात करें, अगर जमींदार एंटी गवर्नमेंट है तो म्यूचुअली एग्रीड रेंट देना है आपको, लेकिन जमींदार अगर प्रो गवर्नमेंट है तो आपको रेंट नहीं देना है। प्रिंसली स्पोर्ट, प्रिंसेस के लिए क्या बताएगा? स्पोर्ट द मास एंड कंसेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ योर पीपल। अगर बात करें प्रिंसेस स्टेट पीपल की, स्पोर्ट द रूलर ओनली इफ जो एंटी गवर्नमेंट है एंड डिक्लेयर योर सेल्फ टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन नेशन। नेक्स्ट पे बात करते हैं। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट हु अमंग द फॉलोइंग लीडर कैरीड आउट द अंडरग्राउंड एक्टिविटी। ओके, किस पर्सन ने अंडरग्राउंड एक्टिविटी की थी? जैसे JP नारायण और अरुणा असफ अली, उषा मेहता और लाला लाजपत राय तो वहाँ पे जीवित ही नहीं थे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कहा जा सकता है, तो ये यहाँ पे सही होना चाहिए। द मेन पर्सनैलिटी जो अंडरग्राउंड एक्टिविटी के लिए याद रखी जाती है तो राम मनोहर लोहिया थे, JP नारायण थे, अरुणा असफ अली थी, उषा मेहता, बीजू पटनायक जो फिलहाल बीजू पटनायक जो उनके पुत्र हैं, आई थिंक नाम तो आई फॉरगॉट, लेकिन पटनायक फैमिली जो है उड़ीसा में फिलहाल भी कारीगर हैं। देन आपका है छोटू भाई पुरानिक, अच्युत्य पटवाधर, सुचेता कृपलानी, RP गोनके, उषा मेहता। स्टार्टेड एन अंडरग्राउंड रेडियो इन बॉम्बे। दिस प्लेस जो अंडरग्राउंड एक्टिविटी का मीन टू गिव ए पॉपुलर मोरल की ताकि कंटिन्यू रहे द कमांडो गाइडेंस डिस्ट्रीब्यूशन आर्मी एंड एमिनेशन। लाला लाजपत राय जो है नवंबर 7 1928 में सफरिंग फ्रॉम ग्रीवेंस इंजुरीज की वजह से लाठीचार्ज की वजह से उनकी डेथ हो गई थी, तो जब साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट जो हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हुए हैं। राजा गोपालचारी फॉर्मूला, क्विट इंडिया मूवमेंट, वेवल प्लान, प्रपोजल ऑफ देसाई लियाकत। तो आपको बताना है कौन सा पहले कौन सा बाद में हुआ है, तो बी यहाँ पे सही है। आई डोंट नो कि मुझे यहाँ पे बताना चाहिए। B 2143 2 क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। देन 41 है क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद राजा गोपालचारी फॉर्मूला लेकर आया गया। देन फिर आया आपका देसाई लियाकत, देन वेवल प्लान। वेवल प्लान 1945 के अराउंड आया था, तो आप देख सकते हैं कि 1942 में, आई थिंक 1942 में ही राजा गोपालचारी फॉर्मूला लेकर आया गया। प्रोपोजल इसको 43 कह सकते हैं। देन वेवल प्लान इसके बाद आया आपका 1945 के आसपास। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर टू लिसन मी।